टॉपिक डे 2। कल से ज़्यादा एनर्जी आ गई। मैं ऊपर ऊपर में कुत्ता फैला होगा ना तो मालूम यहाँ से एसी करवा दी कुत्ता क्या है एक खिड़की बंद करा दी एक खिड़की। वहाँ के जितने एसी वेंट है सब में सीमेंट है, यहाँ पे जितने खिड़की है सब में भर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई पढ़ाता है बहुत सारे तो बंद मार देते हैं तो सब बंद कर दिया, मुझे ये 4 जगह से तो नहीं जाने चाहिए। चलिए दो पार्ट में करेंगे पूरा सेशन। पहला वाला पार्ट बोर्ड यूज करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको यूज करेंगे। पहले वाले पार्ट में आपको लिखने का मौका मिलेगा लेकिन अभी मत लिखने जाना जब मैं लिख रहा हूँ। मैं पूरा समय दूंगा आपको जिसमें अगर आपको कुछ नोट करने का मन करे तो आप करिएगा, नहीं करे तो मत करिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उससे कुछ सीख सके। मैं कल आपको ये बात पूछ रहा था कि आपको आइडिया है ना कि जब हम लोग IOTP कहते हैं तो IOTP दैट इज इंडस्ट्री ओरिएंटेड, दिस इंडस्ट्री ओरिएंटेड मीन्स समथिंग एल्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज में बहुत सारा छोटा छोटा कंपल्शन डाला हुआ होता है ताकि पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। सिंपल सा फंडा है, अगर आप आगे जाके क्लाइंटेल डील करने वाले होंगे तो आप शाही नेचर के होने से तो नहीं चलेगा कि वो आपको काम देने आया है आप यहाँ बैठ के शर्मा रहे हैं, ऐसे तो नहीं पॉसिबल होगा। इन्वॉल्विंग दिस कि आप उससे ज्यादा क्लाइंटेल खींच सके या और ज्यादा लोगों को डील कर सके या किसी कंपनी के अच्छे पोस्ट में हो तो बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंस कर सके, इसके लिए आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो 100% चाहिए होगा। उसके लिए सारे ही प्रोफेशनल कोर्सेज में आज के डेट में कोई ना कोई ट्रेनिंग जोड़ दी, बट ये उससे थोड़ी डिफरेंट है अगर आप समझना चाहो तो, क्योंकि बाकी सारे जितने भी सारी ट्रेनिंग जोड़ी होती है उसका बेसिक थॉट रहता है या तो कोई सॉफ्ट स्किल सिखा दे या तो कुछ कम्युनिकेशन सिखा दे या तो फिर किसी तरीके से कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला कोई मेथोडोलॉजी उसमें डाल दिया हो जिसको करने के बाद शायद आप एक अच्छे स्पीकर जैसे खुद को पाए। इस सारे सिनेरियो के अलावा अगर आपको कुछ एक सेपरेट ट्रेनिंग है जो तीनों कोर्सेज में से कुछ डिफरेंट ट्रेनिंग है तो दिस IOTP इज दैट। हो सकता है कि इसके अलावा जो भी सेशंस हो जिसके भी हैं, हो सकता है कि वो इतना इस इंडस्ट्रियल वाले पॉइंट पे इतना एम्फसाइज ना करें क्योंकि उनके टॉपिक्स किसी और तरीके के हो सकते, आई नॉट कमेंट। बट इस वक्त हम लोग एक कोशिश करते हैं क्योंकि आई बिलोंग टू स्टील इंडस्ट्री जो मेजर टर्न की इंडस्ट्री है, तो थोड़ा सा पहले कोशिश करते हैं कुछ टेक्निकल चीजें जानने की। उससे भी पहले मैं आपको पहले कुछ फैक्चुअल पोजीशन बताऊं, हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग इस सेशन के एंड में पहुंचना कहां चाहते हैं, कि मेरा टारगेट क्या है, कि ये 2 घंटे अगर आप मेरे साथ बिताएंगे तो इस 2 घंटे के एंड में आपको क्या नॉलेज हो जाएगी। तो लेट अस फाइंड आउट द टारगेट फर्स्ट, कि इस 2 घंटे के बाद आपको क्या समझ में आएगा। आपको स्टील इंडस्ट्री समझ में आ जाएगी, इससे फायदा है थोड़ा बहुत, बट स्टील इंडस्ट्री समझ लेना मेरा गोल नहीं हो सकता दिन में। कॉस्ट ऑडिट में मैं कवर हो जाता हूं कि नहीं ये समझना मेरा थोड़ा बेटर गोल हो सकता है। और अगर मैं स्टील इंडस्ट्री को नहीं बिलोंग करता और मैं किसी और इंडस्ट्री को बिलोंग करता तो भी क्या मैं कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजंस में कवर हो जाता है, ये जानना थोड़ा और बेटर था। और इस तरीके के किसी भी इंडस्ट्री को बिलोंग करता तो मेरे लिए एप्लीकेबिलिटी होती या नहीं और उसके कंप्लायंसेस क्या होते हैं ये जानना मेरा सबसे अच्छा टारगेट है। तो हम लोग एंड में यही पहुंचना चाहते हैं कि हम लोग फाइनली इस सारी चीजों को कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजंस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड में ये चीज क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए कि हाँ मेरे को अब समझ में आता है कि हमारे ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी है। बट उससे भी पहले मैं आपको कल बोल रहा था कि CMA एकमात्र कोर्स है जो थोड़ा टेक्निकल नेचर का है, बाकी सारे में फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पे इसमें मैनेजमेंट को हटा देता हूँ, आप बोलते हैं कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट शीट बनाना ही उसका सबसे बड़ा काम होता है। कॉस्ट शीट पढ़ा है, कितने पेज का आंसर लिखा होगा, कॉस्ट शीट का जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा उसमें कितने पन्ने लगे होंगे इस क्वेश्चन। जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपने बनाया होगा आज तक या देखा होगा मैंने, कितने पन्ने लगे होंगे कॉस्ट शीट बनाने? 2, 1.5, ज्यादा लेके बोलूं तो 2.5, 3। मैं BSP में
फाइनेंस का कॉस्टिंग और बहुत सारे डिपार्टमेंट देखता हूँ, लेकिन कॉस्ट शीट में अगर मैं प्रिंट कराने जाऊं भिलाई स्टील प्लांट का कॉस्ट शीट तो 1580 पेज का कॉस्ट शीट, 1580 पेज का कॉस्ट शीट है। वो जो हम लोग क्वेश्चन आने के बाद जो सॉल्व करते हैं ना, वो हाईली थ्योरेटिकल है। आपको उससे बेस पता चलता है, बट कुछ काम नहीं आता जब आप एक्चुअली किसी दूसरे कंपनी में भी जाओगे और वहां भी कॉस्ट शीट बनाने जाओगे तो आपको सिर्फ वो बेसिक समझ में आ जाएगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो प्राइम कॉस्ट मालूम चलने से कुछ फायदा होगा नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड जान लेने से कुछ ज्यादा पता पड़ेगा नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट जान लेने से कुछ होगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जान लेने से कुछ बहुत बिगड़ नहीं जाएगा, और इसी तरीके से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पता करने से कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यही है ना मेथोडोलॉजी, कुछ इस तरीके का याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये जान लेने से बहुत फायदा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आंसर नहीं। लेकिन अगर मैं किसी भी कंपनी का कॉस्ट शीट बनाने का सोचता तो मैं ये जरूर सोचता कि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। आज के डेट में मेरे ख्याल से 2020 7 साल हो गए होंगे मेरे को कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। राइट नाउ आई टॉक मोर टेक्निकल देन न्यू कमर, जो कि टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट से आते हैं, नॉन फाइनेंस पर्सन की बात करते हैं, उनसे थोड़ा ज्यादा टेक्निकल बात करने लग जाते हैं। रीजन, अगर मेरे को कॉस्ट शीट बनानी होगी तो मेरे को उसके प्रोसेस में घुसना होगा। उसके प्रोसेस में बहुत सारा केमिकल कंपाउंडिंग है, तो मैं बेसिकली जिस चीज को अवॉइड करता आया लाइफ भर, मैं वहीं फंस गया हुआ, क्योंकि यही तो नहीं करना था। क्योंकि बोलने में बहुत अच्छा लगता, आपसे पूछा जाता, मुझे नहीं पता कितने लोगों के आंसर क्या है। जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे ना तो आपसे कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जरूर आपको लाइफ में जो पूछेगा, भैया या दीदी कॉमर्स क्यों लिए थे आप, टू गेट मोटिवेटेड, क्योंकि आपसे बहुत अच्छा इंस्पायरिंग आंसर चाहता होगा। तब आप उसको अलग अलग बता सकते। 11th क्लास में आप सपना देखते थे क्या कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का? झूठ है नहीं। हाँ, हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली में कुछ बन गया, आप उसको आइडियलाइज करते होंगे कि अरे यार इसकी लाइफ बहुत अच्छी, तो भी आपको उस कोर्स से कोई लेना देना नहीं होगा। क्लास 11 में मैं कितना ही जान लेता हूँ, मेरे को मालूम है कि हाँ अगर मैंने कॉमर्स किया है तो उसकी सबसे बेस्ट डिग्रीज जो होगी वो ये 3 डिग्रीज है, उसमें से कुछ कर लिया तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन उस कोर्स से कोई लगाव रहेगा क्या आपको? क्योंकि उस समय तो आपको पता ही नहीं कि उसमें क्या बताने वाला है। आप उस कोर्स को किए किसी पर्सन को आइडियलाइज करते हैं, उसके लाइफस्टाइल को आइडियलाइज करते हैं और सोचते हैं कि हाँ मेरे को ये करना है, या तो आप सोचते हैं कि मेरा ये दोस्त कर रहा है तो उसके साथ साथ मैं कर लेता हूँ। या तो इस तरीके से आप पहुंच जाते हो, या तो 90% केसेस में बढ़िया तरीका होता है, एक ही रीजन से आप चले जाते हैं कॉमर्स में, साइंस नहीं करना, कि मेरे को वहां नहीं जाना होता इसलिए मैं यहाँ आ जाता, क्योंकि वो पसंद नहीं आता इसलिए मैं यहाँ जाता। बट ओवर द पीरियड आई रियलाइज वेरी गुड थिंग कि हम लोग को साइंस पसंद नहीं आने का देयर इज अ वन वेरी गुड रीजन, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग थ्योरी ऑफ साइंस वर्स्ट थी। क्योंकि थ्योरेटिकली अगर कोई मेरे को केमिकल रिएक्शन समझाने का कोशिश करता है तो मेरे को बहुत समझ नहीं आता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात। बट एट द सेम टाइम अगर कोई मेरे को सामने वो होता दिखा दे तो बहुत अच्छा लगता। तो मेरे को लगा बहुत बाद में जाके कि नहीं यार, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे प्रैक्टिकल करने के लिए लैबोरेटरीज होती है ना, तो वहां पे हम लोग को बहुत अच्छा एंगेजमेंट दिया नहीं गया। सो वी डू नॉट लाइक साइंस, सो वी लाइक कॉमर्स, क्योंकि अब तो यही बचता है। तो हम इधर आ गए और हमने अच्छा भी कर लिया, हम उसमें बहुत आगे भी आ गए। ऑब्वियसली फाइनल में कुछ समय बाद आपके नाम के सामने CMA का टैग लग जाएगा, तो आप पहुंच भी गए जहां आपको पहुंचना चाहिए था। लेकिन आपने जिसको अवॉइड किया, जिस तक आप नहीं जाना चाहते थे, उसके रीजंस कुछ और। नाउ अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं घुसने वाले हैं तो आप कॉस्ट शीट नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको कॉस्टिंग नहीं समझ में आएगा। आपको मालूम है कॉस्ट शीट का सबसे बेस टाइप ऑफ कॉस्ट क्या है मालूम है? आपने पढ़ा होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। ये बेसिकली ये प्रोसेस कॉस्टिंग आपके लिए सब कुछ है। या अब मैं जो भी बताने चले जाऊंगा कोशिश करना, अगर आपको थोड़ा सा मोनोटोनस भी लगे या थोड़ा ज्यादा टेक्निकल लगे तो मुझे रोक देना, तो मैं इसमें पढ़ूं। उससे पहले एक सवाल, अब तक जितनी भी आपने क्लासेस ली होगी कहीं भी, अब तक जितना भी आपने टाइम डिवोट किया होगा स्टडी में, इंटर पास किया तो उसमें बहुत टाइम डिवोट किया, मे बी फाउंडेशन क्लियर करके आए तो बहुत टाइम डिवोट किया। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि जब आप इतना सारा टाइम ऑफ स्टडी दे चुके हो, हजारों घंटों की पढ़ाई कर चुके हो, एफिशिएंसी वर्ड सुना आपने? आपको क्या लगता है कि कितनी एफिशिएंसी है आपकी स्टडी में? या डायरेक्ट आंसर नहीं करना, मैं और चीजें बताता हूं आपको।
व्हेन आई से एफिशिएंट स्टडी, तो वो टाइम टेबल बना लेना इज नॉट एफिशिएंट स्टडी। पास हो जाना इज ऑल्सो नॉट एफिशिएंट स्टडी। हो सकता है कि आपको पेपर वैसा आया हो जो आपको आता हो और आप पास हो गए, तो इसका पासिंग से लेना देना नहीं। दैट इज अ वेरी गुड फ्रूट टू हैव, लेकिन इसका पासिंग से लेना देना नहीं। जब मैं बोलता हूँ एफिशिएंट स्टडी, एफिशिएंट आवर्स, तो इसका मतलब होता है कि आप कितने घंटे पढ़ लेते हैं इज नॉट द आंसर। 1 घंटे में कितना पढ़ लेते हैं इज द आंसर। कि मेरे को अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ यार 1 घंटे में ना 40 मिनट कंसंट्रेशन से पढ़ लेते, इज अ वेरी गुड नंबर। ये मैं एवरेज बात कर रहा हूं। 1 घंटे में 40 मिनट, आपको लग रहा होगा मैं 20 मिनट वेस्ट कर रहा हूं, बट हमारा जितना फोकस किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक टॉपिक पे होता है ना, अगर उसको साइड रखें और मैं अगर 1 घंटा पढ़ने में देता हूं और अगर मैं 40 मिनट तक बिल्कुल अनडिवाइडेड अटेंशन से पढ़ रहा हूं और उसमें मेरे दिमाग में कुछ भी और नहीं चल रहा है, इज अ वेरी गुड। बट होता बिल्कुल इसका अपोजिट। क्योंकि हम लोग ऐसे कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं बहुत बार पता लगे बहुत मेहनत किया लेकिन ये पास नहीं हुआ, वो मेहनत नहीं किया वो पास हो गया। कैसे डिटरमाइन कर लेते हैं ये मेहनत? मेरे को कैसे पता पड़ता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो? आप तो मेरे साथ बैठ के नहीं पढ़ते हो। तो हाउ डू आई से दिस? मैं बोलता हूं कि हमेशा किताब के साथ में दिखता है। इज इट द एफिशिएंसी? ये किसी दोस्तों वाली पार्टी में नहीं आता, घर में पढ़ता ही रहता है। इज इट द एफिशिएंसी? ये रात में बहुत देर तक जगा होता है। इज इट द एफिशिएंसी? तो किसी मिसकंसेप्शन में नहीं रहना। अगर आपको चाहिए कि आप एक स्मॉल चेंज किसी भी समय में जरा सा भी इंप्लीमेंटेशन में लाना चाहो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं बिफोर बिगिनिंग दिस टॉपिक, ट्राई टू बी एट दैट मोमेंट। जिस समय आपको 1 घंटा का किसी जगह लगाना है, आप समझिए बहुत प्रेशियस 1 आवर, उस प्रेशियस 1 आवर में आप कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट 80-90% एफिशिएंसी आपकी हो। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस वक्त भी जो हम देखने जा रहे हैं या जो समझने जा रहे हैं उसमें एटलीस्ट 80% एफिशिएंसी आप अपने तरफ से इन्वॉल्व करें। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, बट आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, जस्ट एक सेकेंड। यस सर। आई एम वेरी सॉरी कि मैं फोन साइलेंट नहीं कर पाऊंगा। मेरा जनरली ऑफिस से निकलने का टाइम थोड़ा लेट है, फिलहाल मेरे ऑफिस आज ही चलिए थोड़ा सा रिवर्स समझने की कोशिश करते हैं। मैं किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ? स्टील इंडस्ट्री। अभी हमारा पहला फोकस है स्टील इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जनरल, बिना वो टेक्निकल जो मैं आपको बता रहा हूँ जाए। मैं क्या बेचता हूँ से स्टार्ट करते हैं कि मैं बनाता कैसे। तो मैं क्या फाइनली मैं क्या बेच देता हूँ? स्टील बेचता हूँ। स्टील क्या ऐसे बिस्किट ले जाके बेच देता हूँ? नहीं। तो भिलाई स्टील प्लांट, क्योंकि भिलाई में रहते हैं हम लोग बहुत हद तक जानते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट किसके लिए फेमस है? रेल्स के लिए फेमस। वो रेल चौक आपने देखा होगा ना, लोग जिसको आप लोग चौक बोलते हैं, बेसिकली रेल चौक बनाया गया था कि पूरे इंडिया का चक्कर लगा सकता है कितना रेल बीएसपी ने बना दिया है, तो उसी को सिंबलाइज करता था। तो हमारा वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इज बेसिकली, मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि मैं बेचता क्या हूँ, से लेके मैं पहुंचूंगा कि मैं बनाता कैसे। तो अभी बात कर रहे हैं कि मैं सेल करता हूँ। मैं स्टील के बहुत सारे डायमेंशंस बेचता हूँ, क्वालिटीज बेचता हूँ, लेकिन मेजरली उस प्रोडक्ट नाम की बात करूँ, प्रोडक्ट नेम में क्या बेचता हूँ? मैं सबसे पहले बेचता हूँ रेल, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। लेकिन मैं अब रेल भी 2 टाइप के बेचता हूँ, जिसमें से एक को मैं सिर्फ रेल बोलता हूँ और एक को बोलता हूँ लॉन्ग रेल। समझाऊंगा फर्क क्या है। फिलहाल के लिए रेल्स, लॉन्ग रेल्स, प्लेट्स, रेल्स, लॉन्ग रेल्स। टीएमटी सुना है ना आपने? ऐड वगैरह देखा होगा अगर शायद, या बोर्ड लगा तो जरूर देखा होगा आपने। टीएमटी एक बहुत बड़ा मेजर प्रोडक्ट है। इसके अलावा एंगल्स, चैनल्स, वायर रॉड्स, बाद में गूगल कर लेना है सर, लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए कि मेरा मेन प्रोडक्ट लाइन है। तो हम लोग हमारे कॉस्टिंग की लैंग्वेज में, नॉट बीएसपी की लैंग्वेज में, कॉस्टिंग की लैंग्वेज में भी से सेलेबल स्टील, जो स्टील मैं बेच पाता हूँ, यानी बेचने लायक कंडीशन में जो मैं स्टील बनाता हूँ उसको बोलते हैं, ये रेडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सबसे मेजर ग्रेड्स ऑफ स्टील।
आपको याद है क्या बहुत पहले पढ़ा बचपन में कि स्टील बनता कैसे था? एनीबडी? बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है स्टील का? आयरन। आयरन कहां से आता है? आयरन ओर से आता है। आयरन ओर कहां मिलता है? माइंस में मिलता है। वेरी करेक्ट। मतलब बेसिकली ये मेरे यहां तक पहुंचने की जो स्टोरी चालू हो रही है वो चालू हो रही है माइंस से। यानी मैं किसी भी माइंस की बात करूं, सबसे पहले जो मुझे चाहिए होता है वो है आयरन ओर, और आयरन ओर के लिए चाहिए होते हैं माइंस। वो माइंस हमारे पास है। राजना माइंस सुना हो अगर आपने, उसके डिपॉजिट लगभग खत्म होने आके बहुत कम डिपॉजिट्स है उसके पास। तो अभी जो रिसेंट माइंस है, जो सबसे बड़ा माइंस है हमारे पास, उसको रावघाट माइंस बोलते हैं हम लोग, बट मैं फिलहाल सिर्फ उसको माइंस लिखूंगा। माइंस, आयरन ओर माइंस। आपको मालूम है माइंस में 4 मेजर एक्टिविटी। सबसे पहले आपने पिक्चरों में देखा होगा एक बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो। सबसे पहले गड्ढा खोदते हैं, फिर एक बॉम्ब लगा देते हैं, फिर उड़ा देते हैं। तो जब उड़ा देते हैं तो जो अंदर रखे जो पत्थर फॉर्म में आयरन ओर रहता है। आयरन ओर आपने पकड़ा है कभी? गिट्टी देखा ना आपने? अब उसी को विजुअलाइज करिए, वो गिट्टी है लेकिन पैर में मारेंगे ना तो खून निकल आएगा। मतलब कितना भारी होता है, क्योंकि उसके अंदर Fe यानी आयरन कंटेंट होता है। तो वो भारी गिट्टी जो नॉर्मल गिट्टी से बहुत अलग दिखेगी, वैसे पत्थर रहता है वो। तो वो है हमारे लिए हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। फिलहाल के लिए क्या है? बेसिक इंग्रेडिएंट। क्या नाम है उसका? आयरन ओर। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है? ड्रिलिंग। पहली एक्टिविटी इज ड्रिलिंग। दूसरी एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टिंग। पहले ड्रिल किया, ड्रिल करके बॉम्ब लगा दिया, ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट करने के बाद जो निकला उसको उठाना पड़ेगा ना, उसको एक्सकेवेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो निकाला उसको ले गए। तो एनी ट्रांसपोर्ट मीन से आप लेके जाओ उसको कन्वेयंस बोलते हैं। मतलब बेसिकली हम इसको 4 एक्टिविटी में बांट रहे हैं। आपको लग रहा होगा मैं ये 4 एक्टिविटी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं इन चारों एक्टिविटी का सेपरेट कॉस्ट निकाल। यू कैन एनी टाइम आस्क मी कि सर ड्रिलिंग कॉस्ट कितना है। यू कैन एनी टाइम आस्क मी कि ब्लास्टिंग कॉस्ट कितना है। एनी टाइम यू कैन आस्क एक्सकेवेशन कॉस्ट कितना है, कन्वेयंस कॉस्ट कितना है। मैं जो भी एक्टिविटी यहां लिख रहा हूं सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट शीट से करेंगे। फिलहाल के लिए कॉस्टिंग से करें। तो इसीलिए मैंने इसको 4 एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा। मैंने क्या किसकी बात कर रहा हूं? मैं आयरन और माइंस की बात कर रहा हूं। ये क्या देगा मेरे को? आयरन ओर देगा। लेकिन आपको एक बेसिक क्वेश्चन मन में सोचना चाहिए या आना चाहिए कि जो ब्लास्ट हो जाता होगा तो सबके सब तो चूरा भी हो जाता होगा ना बहुत। कुछ तो पत्थर फॉर्म में होगा, कुछ के तो चीथड़े उड़ जाएंगे। तो जो चीथड़े उड़ जाएंगे वो चूरा होगा, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? फेंक देते हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं फेंकते जिसमें Fe है यानी आयरन है। वो भी हमारे काम का। यानी इससे 2 चीज निकला। अब आप समझिए कि ये मेरा प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से जो मेरा आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट निकलेगा 2। एक आयरन ओर और एक आयरन ओर का चूरा। तो मेरे को कोई नाम देना पड़ेगा इसको, ताकि मैं पता कर सकूं कि चूरे को मैं क्या बोलता हूं और जो चूरा नहीं है उसको क्या बोलता हूं। तो जो चूरा नहीं है उसको मैं बोलता हूं लम्प्स। आयरन और लम्प्स पत्थर फॉर्म में। और जो चूरा है तो उसको क्या बोलता हूं मैं? आयरन और फाइन्स। तो ये मेरा 2 बेसिक प्रोडक्ट है। यानी जब मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालूंगा तो ये 4 प्रोसेस से कॉस्ट निकलेगी, लेकिन फाइनल कॉस्ट जो मैं बता रहा हूं मैं क्या बताऊंगा? आयरन और लम्प्स का क्या कॉस्ट है और आयरन और फाइन्स का क्या कॉस्ट है। ये मैं बहुत जनरल बता रहा हूं, किसी भी केमिकल प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस में गए बिना बता रहा हूं आपको, ताकि आपको सिंपली आप फिट हो जाए कि दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे आई सी प्रोडक्शन। क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोसेस से आया, क्या उसका इनपुट था और उससे क्या फाइनली आउटपुट निकला। यहां तक ठीक है क्या? इसको किसी जगह लिख लो फटाक से, फिर मैं इसको मिटाता हूं। अभी नहीं मिटाऊंगा लेकिन लिख लीजिए। थोड़ा वापस रीस्टार्ट करते हैं। मेरे पास प्रोडक्ट लाइन है जिसको मैं सेल करने वाला हूं। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे बेसिकली चाहिए
स्टील में बनाऊंगा आयरन से, आयरन आएगा आयरन ओर से, आयरन ओर आएगा माइंस से, इन 4 एक्टिविटीज से, जहां से 2 चीजें निकलेंगी, एक आयरन और लम्प्स निकलेगा, एक आयरन और फाइन्स निकलेगा। यहां तक ठीक है क्या? ये आयरन और लम्प्स निकलने से होगा क्या? ये जो स्टील बनता है ना, जिसको मैं बोलता हूँ, ये 2 फॉर्म में बनता है मेरे पास। एक जो हार्ट ऑफ एनी स्टील प्लांट है, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। अगर सुना हो आपने, नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, ये वो फर्नेस है जिसमें ब्लास्ट किया जाता है, बट वैसा वाला ब्लास्ट नहीं है जो ये वाला नहीं। दिस इज वेरी मच डिफरेंट। नाउ ब्लास्ट फर्नेस वो है जो कच्चा पिघला लोहा बनाता है, जिसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं हॉट मेटल। हॉट मेटल इज नथिंग, ये टेक्निकल लाइन हो गया, बट इसको बेसिकली समझाने की कोशिश करूं तो ये लिक्विड स्टील है, फिलहाल लिक्विड फॉर्म है, लेकिन कंप्लीटली स्टील नहीं। आपको पता है आयरन से स्टील बनने के बीच के केमिकल कंपोजिशन में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आपको बस याद दिलाना चाहता हूं कि आयरन से स्टील बनाने के बीच में देयर आर मेनी फेरो अलॉयज। लोहा लोहा ही रहता है, स्टील बनने के लिए उसमें बहुत सारे फेरो अलॉयज जोड़े जाते हैं अलग अलग क्वांटिटी में। इतना जान लीजिए, फेरो अलॉयज का एक एग्जांपल है फेरो सिलिकॉन, फेरो मैंगनीज, इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग फेरो अलॉयज जोड़ के देन वो बन जाता है स्टील। अच्छा, आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं, पुराने समय में लोगों को लगता था कि स्टील का मतलब होता है स्ट्रेंथ, एकदम कुछ स्ट्रॉन्ग चीज। तो ये लोग क्या करते थे, स्टील का सबसे पहला बेसिक यूज इन्होंने क्या सोचा मालूम है? कि जहाज में लगाएंगे। तो उन्होंने बड़े बड़े जो जहाज होते हैं ना, उसमें स्टील का यूज किया एज अ बॉडी। उनको लगा कि बहुत तूफान आता है ना, समुद्री तूफान आता है, तो ये स्टील जो है सब झेल जाएगा। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टुपिडिटी। लेकिन ऑब्वियसली पता किसी को नहीं था कि पहले स्टील आया तो उसको यूज कैसे करना है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो। ये जो स्टील है ना, ये स्टील जिसको शिप के बॉडी में लगाया जाता है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील नहीं होता फॉर वन बिग रीजन। यू नो व्हाई? जब बहुत जबरदस्त तूफान आता है ना, तो आपको पता है जो पेड़ सबसे तगड़ा खड़ा होता है वो उखड़ जाता है, जो लचीला पेड़ रहता है ना वो बच जाता है। सेम गोज विद द विंड। जब समुद्र में ये चीज होती है ना, तो जो शिप बहुत तगड़ा है, बहुत शानदार स्टील लगी, तो क्योंकि वो मुड़ता तो है नहीं, हिलता नहीं है, वो अच्छा पावरफुल है, तो पूरा ही पलट जाता है। छोटा तूफान है तो पूरा रोक लेता है, बड़ा तूफान है तो पूरा पलट जाता है, यानी एक साथ पूरी मेहनत खराब। तब सबको लगा कि नहीं, स्टील की चीजों को जब यूज किया जाए तो अलग अलग तरीके, अलग अलग रिजल्ट के लिए अलग अलग ग्रेड्स ऑफ स्टील यूज किया। इसीलिए स्टील में हजारों ग्रेड्स आते हैं। आप बताते हो कि आपको कौन सा इंटेंसिटी का स्टील है, ये है उसका खासियत। तो स्टील है तो बहुत जबरदस्त चीज, लेकिन देन यू शुड नो कि आपको स्टील कौन से टेंसाइल स्ट्रेंथ का चाहिए। हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ किसको पता होना चाहिए? कस्टमर को पता। लेकिन मैं स्टील की बात कर रहा हूँ, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये स्टील बनने के प्रोसेस तक मैं पहुंचा भी नहीं हूँ। मैं पहले लोहे को पिघलाना चाहता हूँ, फिर उसमें फेरोअलॉयज को ऐड करना चाहता हूँ और उससे बनाना चाहता हूँ स्टील। तो ये पहले पिघलाने वाला प्रोसेस तक तो पहुंचू, तो ये हॉट मेटल बनाने का सबसे मेजर इनपुट इज दिस आयरन ओर लम्प्स। दिस आयरन ओर लम्प्स, ये सबसे पहला सबसे मेजर इनपुट इज आयरन ओर लम्प्स। लेकिन आयरन और लम्प्स डालने से हॉट मेटल निकल जाएगा क्या, या पिघलता हुआ लोहा निकल जाएगा क्या? आंसर इज नो। सुनने में सिंपल लगता है, आयरन ओर डाला और उसके बाद 1600 से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस तक के एयर ब्लास्ट किए गर्म, तो उतने से पिघल तो पक्का जाता है। लेकिन अगर ये पिघल जाता है तो कच्चा पिघला लोहा बन जाता है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है। सोचो ना, मिट्टी के नीचे से निकाला है, एकदम चमचमाता हुआ निकलता है क्या? इनफैक्ट अगर अपन सोने के बिस्किट भी देखते हैं मूवीज वगैरह में, बहुत सुंदर दिखता है। जब निकाला होगा, जब कुछ किया होगा, वो प्रोसेस रहता है ना यार, वो अनप्रोसेस्ड बिस्किट नहीं निकला होता जमीन से। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? यहाँ पे मैंने आयरन और लम्प्स डाल दिया, इतने से काम बनेगा, क्योंकि 1600 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यानी टेम्परेचर आएगा कैसे इज द इम्पोर्टेंट। तो हमने बोला नहीं, हम उसको हीट करेंगे। गर्म कैसे करेंगे? हीट करेंगे। इतना हीट नहीं कर पाएंगे, इतना सोर्स नहीं है आपके पास कि इतना बड़ा ब्लास्ट करने की चीज नहीं है घर का, सिगड़ी नहीं है घर का जो बहुत सारा लेके आ जाएंगे कंडा या फिर कोयला और उससे जल जाएगा, नहीं होगा।
यानी कुछ एक ऐसी चीज चाहिए जिससे इतना टेम्परेचर पहुंचे। कैसे पहुंचे? अगर मैं इसके लिए बिजली इस्तेमाल करूं तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, मैं बेचूंगा तो नुकसान हो जाएगा। मतलब मेरे को कोई तरीका चाहिए, कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे मैं इसको इतने लेवल तक गर्म कर सकूं। नॉर्मल हीटिंग से इतने तक नहीं जाएगा, वो जाएगा 600-700 डिग्री तक, लेकिन मेरे को चाहिए 2200 डिग्री सेल्सियस। मैं कैसे लेके आऊंगा? सो आई नीड समथिंग कॉल्ड एज फ्यूल। आई विल बी नीडिंग सम एक्सटर्नल फ्यूल। कोई तो एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे डालूंगा मैं और वो टेम्परेचर पहुंचेगा। तो उसको हमने नाम दिया है कोका कोला वाला नहीं भाई, सेकेंड मेजर इनपुट, इट एक्ट्स एज अ फ्यूल। कोक हम ही बनाते हैं, हम कोक ओवन में बनाते हैं। कोक क्या चीज होती है? कोक कोयले से बनने वाली एक चीज। मैं टेक्निकलिटीज में थोड़े बाद में जाऊंगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है? कोल को डाला और यहां से क्या निकाला? मतलब मेरा जो कोक ओवन है वो भी एक तरह का फर्नेस है। उस फर्नेस का एक इनपुट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल। ये कोई मामूली कोल नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं कोकिंग कोल। क्या तरह का कोल होता है कि नॉर्मली आपको आजू-बाजू जो कोयला मिलता है वो कोयला नहीं है। इसे मेजरली भिलाई स्टील प्लांट ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है इंपोर्ट कर, यानी 85% जितना भी कोयला लगता है उसका 85% ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। क्यों? मेरे देश में कोयला नहीं है। मेरे देश में कोयले में एक प्रॉब्लम है, हमारे देश के कोयले में ऐश कंटेंट ज्यादा। जब आप कोयला जलाते हैं ना तो पूरा कोयले की गर्मी नहीं मिलती, आप समझिए इस चीज। 100 ग्राम का अगर कोयला आपने डाला ना तो आप जनरली मान के चलिए कि उसमें 85 ग्राम कोयला ही जो है उसकी हीट आपको मिलेगी, बाकी 15 ग्राम ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऐश कंटेंट। तो जो हम बाहर से मंगाते हैं उसका ऐश कंटेंट बहुत कम होता है, 3-4%। जबरदस्त कोयला रहता है वहां। ऑस्ट्रेलिया वाला कोयला स्पेशली सुपर कोल, लेकिन महंगा पड़ता है। लेकिन उससे फायदा है कि फ्यूल बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनता है। तो हम लोग बेसिकली 85% इंपोर्ट कर लेते हैं और 15% इंडिया से काम चल रहा है। और ये कोयले को कोक ओवन में डालते हैं और उसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मैं लिख नहीं रहा हूं, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। और फाइनली उससे क्या प्रोडक्ट निकलता है? कोक। और ये कोक मैं कहां भेज देता हूं? ग्लास। अब जब कोक जलता है ना तो वो जो आपने आग लगाई है उसके साथ जब कोक जलता है ना तो ये टेम्परेचर को करता है बूस्ट, यानी वो 800 डिग्री को सीधे पहुंचा देता है 1900-2000 डिग्री। ये स्पेशलिटी है। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैंने बोला कि जो आयरन और लम्स है इसमें तो बहुत सारा इम्प्योरिटी भी होगा। सीधे यहां से उठा के लाके डाल दिया आपने, तो इसका मतलब एक कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो इम्प्योरिटीज को हटाए। क्योंकि अब आपको मजा आएगा एक चीज देख के। बोर्ड दिख रहा है आपको? ये जगह से ना हॉट मेटल निकलेगा। ये दिख रहा है क्या? ये नीचे की तरफ में एक टैपिंग होल है। इस ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से कुछ नहीं निकलेगा, जो निकलेगा नीचे की तरफ से एक टैपिंग होल है जहां से निकलेगा कच्चा पिघला लोहा, जिसको मैं भी बोलूंगा हॉट मेटल। अब मजे की बात यह है कि इसमें इंप्योरिटी है। आपने आयरन ओर डाला, गल गया, उसके बाद वो लिक्विड टाइप का बन गया, तो वो जब निकलेगा नीचे से तो इम्प्योरिटी तो साथ में आएगा भाई है उसका। तो इम्प्योरिटीज को हटाने का कोई तरीका होना चाहिए, समझ आएगा? तो आपको कुछ ऐसा करना है, एक और कोई इंग्रेडिएंट डालना है जिससे इम्प्योरिटीज हट जाए। अब इम्प्योरिटीज हट जाएगा तो गायब तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एक चीज की जा सकती, एक ऐसा कंपाउंड डालेंगे जिसको डालने से इम्प्योरिटीज ऊपर तैर जाए। थोड़ी देर के लिए ना ब्लास्ट फर्नेस अगर पॉसिबल है, मन में इमेजिन करिए एकदम खौलता हुआ लावा जैसा अंदर लोहा है, लेकिन साथ में इम्प्योरिटीज भी है। एक फायदा हो सकता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं, कोई ऐसा आइटम डालूं जिससे ये इम्प्योरिटीज ऊपर की तरफ तैरने लग जाए, तो फायदा होगा कि नहीं? क्यों फायदा होगा? नहीं होगा। जब निकलेगा तो ऊपर वाला भी तो आगे में निकल जाएगा। उसको निकालने में उसको निकालने में मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मैं एकदम जनरल सवाल कर रहा हूँ। इधर इसको हल्का सा ऐसा डुला दिए, ये इधर निकलता जाएगा और आखिर में जब इम्प्योरिटी आएगा तो क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। नहीं, पहले निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ऊपर से कुछ नहीं निकलता इसमें, यही तो बात है। ऊपर से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन मैं हॉट मेटल ऊपर से निकाल। एक और
एक और टैपिंग बना देंगे, आप वहां से निकालेंगे, लेकिन वहां से हॉट मेटल भी निकल गया तो सर पॉसिबल है ना वहां से? हाँ, यहाँ पे मतलब कुछ रहेगा, मतलब कुछ रोकने के लिए कुछ रहेगा तो कुछ रोकने के लिए कुछ रहेगा। चलिए इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले तो ये कि वो इम्प्योरिटी अभी नीचे तक ऊपर घूम रहा है, कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जिससे इम्प्योरिटी ऊपर तैर जाए, हमारा पहला तो टारगेट। तो हम लोग ना एक एलिमेंट डालते हैं, तीसरा 3 हीरो इस पिक्चर में, एक आयरन और लंप, एक है कोक, और तीसरा है, इसको हम लोग फ्लक्स भी बोलते हैं, फ्लक्स मटेरियल, यानी कि हम लोग इसका नाम देते हैं सिंटर। आप फ्लक्स मुझे कंफ्यूज करेगा, सिंटर। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड सिंटर। सिंटर क्या होता है? डोलोमाइट करके एक आइटम होता है, लाइमस्टोन सुना होगा आपने, तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट और ये जो एक आयरन और फाइन्स पड़ा हुआ है ना हमारे पास, ये 3 चीज मिला के ना उसको एक लंप फॉर्म दे देंगे। इसकी क्वालिटी है ये डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये सब मिलके ना इसमें जितनी इंप्योरिटीज होगी ना ये सबको लेके ऊपर आ, और इस सिंटर को हम कहीं से खरीदते नहीं, हम बनाते हैं। तो ये सिंटर जो मैं बनाता हूं उसके बेसिकली 4 चीजें जोड़ी जाती है उसमें। एक है लाइमस्टोन, मैं आपको बता दूं लाइमस्टोन भी हम खरीदते नहीं है मोस्टली, क्योंकि लाइमस्टोन नंदिनी मालूम है ना आपको? नंदिनी में लाइमस्टोन के माइंस है, लाइमस्टोन का जो डिपॉजिट है वही है नंदिनी में। वैसे बिलासपुर के आसपास एक जगह गिरी, बिलासपुर से पहले पड़ता है, वो गिरी से हम डोलोमाइट, वो भी हमारी खुद की है। लाइमस्टोन नंदिनी से आता है, गिरी से डोलोमाइट आता है, आयरन और फाइन्स ये राजरा या रावघाट जहां से भी आता होगा, यहाँ से आयरन और फाइन्स आता है। और इसके अलावा एक और भी चीज आती है जो कोयला या कोक है ना, तो ये कोक जब यहाँ जाता है ना तो इसका भी कुछ चूरा गिर जाता है, कन्वेयर में जाता रहता है, और वहां पे जब वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाला जाता है, इस बीच में जितना भी चूरा गिरता है ये सारा चूरा भी यहाँ डाल देते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं कोक ब्रीज या कोक फाइन्स। फाइन्स पर ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपने यहाँ देख लिया, तो वो कोक का चूरा है, जो आयरन और का चूरा है वो आयरन और फाइन्स, जो कोक का चूरा है वो कोक फाइन्स। ठीक है, क्लियर है क्या? ये 4 चीजें मिला के लंप फॉर्म में बनाएंगे और इसको कहाँ डाल देंगे? ब्लास्ट फर्नेस। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। प्रॉब्लम तो यही है, वो इम्प्योरिटी तो ऊपर तैरता रहेगा, उसको कैसे रोकेंगे? तो बढ़िया एक काम करते हैं उसके लिए। देयर इज अ थिंग कॉल्ड कोनिकल आर्क। कोनिकल आर्क ये इस तरीके का एक आइटम है जो तैर रहा होता है, बूमरैंग के शेप का है, काइंड ऑफ। ठीक है, ये बूमरैंग शेप का आइटम। और कमाल की बात यह है कि इसका वेट हॉट मेटल से ज्यादा है या कम है, लेकिन फ्लक्स से या वेस्ट मटेरियल से ज्यादा, यानी ये 20 में तय है। हॉट मेटल का जो भी वेट है, सबसे ज्यादा वेट किसका है? हॉट मेटल। तो सबसे पहले हॉट मेटल नीचे से निकल जाए। इससे थोड़ा कम वेट किसका है? इस कोनिकल आर्क का। और सबसे हल्का आइटम क्या है? जो इम्प्यूरिटीज। तो मेरी इम्प्यूरिटीज का वेट इज लीस्ट, इसलिए वो सबसे ऊपर तैरता है। तो हम क्या करते हैं, यहां से टैपिंग होता रहता है, ये बीच में कहीं घूमता रहता है बूमरैंग शेप का, और आखिरी में जाकर ना ये होल को क्लोज कर। इम्प्यूरिटीज इसके ऊपर है, बहुत फाइन स्मार्ट प्रोसेस है। मतलब कभी अगर आप देख पाते हैं इसको तो आपको मजा ही आएगा, वीडियो फॉर्म में या कुछ में। तो टाइम मिला नहीं, तो इसका वीडियो जरूर लेके आता हूँ। तो ये क्या होता है, हॉट मेटल सबसे हैवी मटेरियल है, वो पहले टैप से निकल जाता है, फिर वो कोनिकल आर्क जो है इसके पीछे पीछे आता है। तो पहले हॉट मेटल में ही तैरता रहता है, लेकिन जब हॉट मेटल निकल जाता है तो फिर वो रहता है नेक्स्ट, और उसके ऊपर पूरी इम्प्यूरिटीज जो है वो लगी रहती है। ये है मेथोडोलॉजी, जिससे क्या निकला फाइनली? हॉट मेटल। अभी स्टील बनाएंगे, इस हॉट मेटल में बहुत सारे फेरो अलॉयड जोड़ के फाइनली हम क्या बना देंगे? स्टील बना देंगे। ये स्टील हम 2 जगह से बनाते हैं। हम लोग एक का नाम रखते हैं SMS2, स्टील मेल्टिंग शॉप। वैसे हमारे पास 2 है, इसलिए एक का नाम SMS2 रखा है, एक का नाम SMS3 रखा है। तो आपका सवाल होगा कि 1 कहां है? 1 बंद हो गया, हमारा था पहले कभी, बट अभी 2 स्टील मेल्टिंग शॉप। यही दोनों स्टील मेल्टिंग शॉप क्या करती है कि फेरो अलॉयज को ऐड करती है और अब स्टील बनाती है। लेकिन ये स्टील कौन सा स्टील है? बेचने लायक नहीं।
अभी तो स्टील है, स्टील किसी भी फॉर्म में रख लो। तो ये SMS2 दो फॉर्म में रखती है स्टील। एक को बोलते हैं स्लैब। स्लैब मतलब रेक्टेंगुलर शेप का स्टील है, जैसे आपका बेंच करते हैं, इस फॉर्म में रहता है बड़ा सा स्लैब, वो स्टील है। लेकिन ऐसा बेचता नहीं हूं मैं तो मार्केट में बेचने के लिए इतनी चीजें बनाता हूं, इन्हीं को बेचता हूं। तो वो जो स्लैब फॉर्म में जो रखा है ना, वो मेरे लिए सेलेबल स्टील है। ये मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है कि नहीं है? ये मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं। अब ये स्टील रॉ फॉर्म में है। जैसे स्लैब है फ्लैट, वैसे मैं एक और चीज बनाता हूं। मेरे को रेल बनानी है, वो रेल इससे नहीं बनेगा, ऐसे फ्लैट फ्लैट आइटम से रेल नहीं बनेगा। पटरी बनाता हूं ना मैं, तो पटरी के लिए लंबा चीज चाहिए, उसको बोलते हैं ब्लूम। तो ये ब्लूम भी बनाता हूं। ब्लूम लंबा आइटम, एकदम लंबा। आप जहां तक एंड तक बैठे हैं, यहां से मेरे तक, आप तक लंबा सा, बिल्कुल एक क्यूबिकल फॉर्म में लंबा सा एक आइटम होगा, उसको ब्लूम बोलते हैं। गूगल इमेज देख लेना वाला, दैट इज कॉल्ड ब्लूम। ब्लूम से बनता है फाइनली रेल। तो ये क्लियर रहे कि ये जो ब्लूम है, इससे हम रेल बना, कोई और मिल बनाएगी, लेकिन ब्लूम से क्या बन रहा है? रेल। अभी आपको बीएसपी का स्ट्रक्चर नहीं जानना, आपको इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर जानना है। तो बेसिकली ब्लूम से क्या बना? लेकिन आपको क्या लगता है प्लेट किससे बन जाएगा? स्लैब से बन जाएगा। प्लेट तो इसी फॉर्म में रहता है। आप जिस फॉर्म में बोले उस फॉर्म में काट देंगे। बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, कम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो बोलोगे वैसा काट देंगे। स्लैब से प्लेट होता है। ये जो SMS2 ने स्लैब बनाया, उससे फाइनली क्या बनता है? प्लेट, और कुछ नहीं बनता। SMS2 ने जो ब्लूम बनाया, उससे बनता है रेल। लेकिन रेल्स जो बनते हैं ना, वो जनरली 65 मीटर लंबे हैं, 65 मीटर, बहुत लंबा होता है। लेकिन इंडियन रेलवे ने कुछ साल पहले बोला हमको लॉन्ग रेल चाहिए। हम क्यों 65 मीटर लेके हम वेल्डिंग करें? तुम क्यों नहीं करके दे सकते 130 मीटर, 260 मीटर? तब हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि अब इतने सारे बड़े बड़े वेल्डिंग कर रहे हैं। इतना आपको 65 मीटर के 2 वेल्ड करना, आप मजाक समझ रहे हैं? कितना बड़ा स्पेस चाहिए। तो उसके लिए एक नया मिल बनाया, यूनिवर्सल रेल मिल। लोग आते हैं उसको देखने के लिए बीएसपी के अंदर। जितने भी ऑफिशियल भिलाई में कहीं से भी पहुंचे, सबसे पहले वो यूआरएल देखने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेल। एकमात्र जगह है जो सक्सेसफुली लॉन्ग रेल बना, एकमात्र जगह है, एकमात्र टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, जो ना टाटा ना जिंदल ठीक से इंप्लीमेंट कर पा रहे। बाकी सब तो लोग बहुत सक्सेसफुल है, रिटेल प्रोडक्ट में बीएसपी से सेल से बहुत आगे है, इसलिए उनका प्रॉफिट एलिमेंट भी बहुत हाई है। रिटेल मार्केट में बहुत बड़ा पकड़ नहीं है सेल उनकी है, लेकिन रेल्स में जो टेक्नोलॉजी, जो सक्सेसफुल मेथोडोलॉजी हमारी है, वो आते हैं। अब पॉइंट ये है कि ब्लूम से रेल बना, लेकिन ये जो लॉन्ग रेल है ना, अब SMS3 भी कुछ 2 चीजें बनाता है। एक को बोलते हैं ब्लूम, जो SMS2 भी बना रहा था। इस ब्लूम से हम क्या बनाते हैं? लॉन्ग रेल। 130 मीटर, 260 मीटर का रेल सप्लाई होता है। और जब भी कभी आप भिलाई, दुर्ग, पावर हाउस, रायपुर, ऐसे किसी जगह पे बहुत लंबे समय तक एक मालगाड़ी जाने की वजह से क्रॉसिंग में कोसते रहते हो ना, उस समय यही जा रहा है। बहुत लंबा टाइम लगता है। जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ही समय लगा रही है ना मालगाड़ी, तो समझ जाना लॉन्ग रेंज जाना। आज के बाद जब आप क्रॉसिंग में खड़े रहोगे, पहला दिमाग आपका यही है। और एकदम जल्दी से खत्म हो गया ना, तो कोयला जा रहा होगा, वो विशाखापट्टनम वगैरह से सेल में, वो जो ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला आता है विशाखापट्टनम से आता है, तो आप समझ के चलिए वहां से रेक लेके आता है, तो कम देर में बहुत जल्दी निकल जाता है। अब नेक्स्ट उसका वेट और इसके वेट में फर्क है। अब इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा SMS में एक और चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं बिलेट। ये भी लंबा ही रहता है शेप में, इमेज बाद में गूगल कर लेना। इससे 4 चीजें बनती है। इसमें से मैं सबसे पहले फोकस करूंगा TMT के ऊपर। TMT क्या है? सरिया। ये छत बस उसी पे टिकी होगी। वो जो पीछे दिख रहा है ना, वो थोड़ी और टूट जाएगी तो दिखेगी। वो जो वो हालत है, बहुत खराब हालत है वहां की। वो बेसिकली ये सारा कुछ स्ट्रक्चर उसी पे खड़ा होगा, घर बना होगा उसी पे खड़ा होगा। TMTs टाटा या जिंदल का सुपर प्रोडक्ट, तो उनको टक्कर देने के लिए सेल सिक्योर करके एक प्रोडक्ट बनाया है। उनसे बेहतर प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केटिंग उनकी बहुत अच्छी है। कांट डू एनीथिंग बट देन इज अ वेरी गुड क्वालिटी TMT। इसको बोलते हैं सेल सिक्योर। सेल का ट्रेडमार्क है, सिक्योर TMT बोलते हैं। तो आप कहीं भी देखेंगे ना, S कैपिटल Q और ऐसा QR ऐसा लिखा है, सिक्योर बोलते हैं। तो सेल सिक्योर TMT ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है सेल का। एंगल, चैनल, वायर रॉड, फिलहाल इसमें नहीं जाते, बट ठीक है, ये भी छोटे छोटे प्रोडक्ट है जो हम सेल आउट करते हैं। तो दिस इज द होल सोल प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग। इलायची स्टील प्लांट हो चाहे कोई भी स्टील प्लांट,
मेथडोलॉजी यही। अब क्या हो रहा है कि आपको पता होगा एआई का बोलबाला चल रहा है, तो अब कोशिश ये हो रही है कि अब हर स्टील प्लांट कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व किया। अब आपको लग रहा होगा कि इस प्रोसेस में कहाँ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह है, ये तो मैंने आपको बहुत जनरलाइज तरीके से समझा दिया ताकि आपको स्टील मेकिंग समझ में आए, नॉट दैट कि इसके पूरे प्रोसेस का टेक्निकलिटी आप समझ जाए। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बहुत सुंदर एक स्केच बना रहा हूं कि कहां पे एआई यूज होता है। स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर, ऐसे बहुत सारे टर्नकी सेक्टर्स हैं, इन सब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहां सेफ्टी का बहुत खतरा होता है। ये जो कोक ओवन में जो आप लोग बना रहे हैं ना, तो उसका एक ना बाय प्रोडक्ट निकलता है, पढ़ा ना, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कहीं देखा होगा, CO गैस बोलते हैं, कोक ओवन गैस। ये जो ब्लास्ट फर्नेस में जो आप हॉट मेटल बना रहे हैं ना, तो यहां से भी एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसको BF गैस बोलते हैं। ये CO गैस और BF गैस का कमाल का क्वालिटी है, इसमें स्मेल नहीं आता। यू कांट सी, यू कांट स्मेल, यू विल डाई इन 2 सेकेंड्स। अगर किसी जगह से लीक हो गया और अगर आप वहां पे खड़े हैं और अगर आपने मास्क नहीं पहना, इनफैक्ट मास्क पहने होंगे तो थोड़ा टाइम पीरियड मिलेगा, निपट तब भी जाएंगे। आज तक जब भी 2 या 3 बार अलग अलग जगह पे इस तरीके के कोई भी ब्लास्ट हुए जिससे ये दोनों में से कोई भी गैस लीक हुआ, दे रहा हाईली लीथल, पता ही नहीं पड़ता है CO गैस BF गैस लीक हो गया, आप वहां घूम रहे हैं आराम से, सडनली आपने कुछ स्निफ किया, पता तो पड़ा नहीं आपको, क्योंकि उसका तो कोई आपको स्मेल नहीं है, उसका टेस्ट नहीं, स्मेल नहीं, कुछ नहीं, विजिबिलिटी नहीं, क्या होगा, आप तुरंत गिर जाएंगे। फिर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बच्चे तो बच्चे, बट ऐसा बचता तो नहीं, बहुत हार्डली, रेयरली 1-2 लोग हैं जो आज तक सेव में नहीं हुए। कितना रिस्की बात कर रहा हूं। जब मैं DSP ज्वाइन किया था, जब मेरे को प्लांट के अंदर अलग अलग सिचुएशन में जाना पड़ा, अब तो महीने में 4 प्रेजेंटेशन देने जाना पड़ता है, क्योंकि आप कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को कॉस्ट शीट बनाने से तो काम होगा नहीं, यू हैव टू प्रेजेंट इट, यू हैव टू सेंसिटाइज द डिपार्टमेंट्स कि भैया क्या करने से कॉस्ट कम आएगी। जब जाते हैं ना, तो अब भी इतने सालों के ज्वाइन किए, तब भी कहीं से कुछ निकल रहा होता है, कुछ दिख रहा होता है, आवाज इतनी सारी आ रही होती, इतनी मशीन से डर पक्का लगता है, और डर लगता है तो अच्छी बात है। जनरली होता ही है कि जो टेक्निकल वाले वो धीरे धीरे यूज टू, उनको लगता है कोई दिक्कत नहीं, तो सडनली कुछ हो जाता है, बट इट इज अ वेरी हाई रिस्क सेक्टर। तो एआई का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट इसलिए किया जा रहा है, टाटा जिंदल इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं, कि वो लोग एआई को बहुत पहले से इन्वॉल्व करके उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम्स निकाले जिससे कि ये सेफ्टी कंसर्न को टेक केयर किया जा सके। लेकिन मैं आपको एक अच्छा चीज बताऊं, आपको पता है जब ये आयरन ओर किसी जगह से आता है, या जो कोयला किसी जगह से आता है, किस में आता है, वैगन में आता है। कौन सा वैगन में आता है, रेलवेज का वैगन। वैगन समझते हैं, जो मालगाड़ी लेके जा रही है। आपको मालूम है भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे कोई भी स्टील प्लांट हो, उसके अंदर भी अपनी ट्रेन चल रही होती, मालूम है आपको। तो वो जो ट्रेन चल रही होती है ना, उसको किसी एक जगह जाके सामान पलटाना पड़ता है। भैया उसके अंदर कोयला हो, चाहे आपका दूसरा प्रोडक्ट हो, आप किसी जगह जाके पलटाएंगे ना। इट साउंड्स लाइक एन इजी प्रोसेस, बट इट इज अ वेरी टफ प्रोसेस एक्चुअली। तो उसका एक लॉक टाइप का है, जो एक आदमी क्या करता है, मैनुअली जाके खोलता है। वो खोल के ऐसा पीछे भागता है, क्योंकि अगर वो बहुत तेजी से कुछ गिर गया तो दब जाएगा। तो ऐसे हजारों इंसिडेंट, हजारों स्टील प्लांट हुए। तो देयर इज अ टेक्नोलॉजी इन ऑस्ट्रेलिया बीइंग यूज्ड इन ईयर 2020, टेकन अप बाय टाटा, उसको बोलते हैं गोल्डन आर्म टेक्नोलॉजी। कमाल की, ये वैगन खड़ी है, ये गोल्डन आर्म बनाया हुआ, बहुत बड़ा सा एक गोल्डन आर्म, नाम ही नहीं है एक्चुअली, वो आर्म है। वो क्या करता है, एआई, कोई आदमी नहीं है ना, वो खोलना है वैगन और उससे सामान पलटाना, एकदम कमाल की, कोई आदमी हाथ नहीं लगाएगा। वो गोल्डन आर्म जाएगा, ऐसे अपने आप आगे तक जाएगा। पहले तो उसको वो ऐसा करके पूरा वैगन, एक पावरफुल सा इतना बड़ा, वो ऐसे करके पूरा वैगन अपने हाथ से पलटा देगा, फिर वो वापस से उसको सीधा कर देगा। अच्छा, कमाल की बात ये कि आपको लग रहा है कि तो मैकेनिकल प्रोसेस है, नहीं, इट इज ऑल एआई ड्रिवन। एग्जैक्टली वो सही पॉइंट पे टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही जगह से मोड़ ले रहा है कि नहीं, उसको कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्या, कुछ भी नुकसान हुआ ना तो डेमरेज वगैरह लग जाएगा, कोई नुकसान नहीं होने देता। वो पूरा एरिया डिजिटाइज्ड है, सेंसिटाइज्ड है, वो सारा कुछ सेंसर लगा हुआ है, वो सब कुछ सेंस कर लेता है कि इसको इसी जगह से पकड़ना है, इसको इतना ही उठाना है, और सामान गिरने के बाद रोक देना है कि नहीं रोकना है, इट नोज एवरीथिंग। So that golden arm technology is basically driven by AI. ये एक एग्जाम्पल है।
अब इसी तरीके से अलग अलग मेल्टिंग शॉप, ब्लास्ट फर्नेस में जो जो जगह पे हाई सेंसिटिव एरिया है उन जगहों पे एआई काम करने लगा है। तो कोई अगर उस जगह चला जाए और अगर उसने मास्क नहीं पहना, उसने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने, सेफ्टी बूट्स नहीं पहने, वो तुरंत से आपको बता देगा, जो भी हेड होगा वहां का उसको तुरंत इंटीमेट करेगा ये कि एक आदमी अनसेफ प्लेस में जा रहा है, अनसेफ सिचुएशन में जा रहा है। तो आपको मालूम चल जाए उसका एक एक्सटेंशन आ गया है कि क्या ऐसा करें कि वो जो हेड है वो नहीं देख रहा हो तो तब फोन कैसे पता पड़ेगा कि कोई अनसेफ एरिया में चला गया। तो ये क्या करता है, अभी सिस्टम इन्होंने ऐसा बना दिया कि किसी भी जगह रीच करने के 3 डोर बनाए, एक एक डोर पे फेस स्कैन करना पड़ेगा, तो वो खुद ही स्कैन कर लेता है कि इसके सेफ्टी डिवाइसेस पहने हैं कि तीसरे डोर तक के अगर आपने वो सारे सेफ्टी डिवाइसेस पहने रहे तो वो ओपन करने से पहले परमिशन मांगता है सीनियर। तो एक जन ऑपरेशन में हमेशा रहना पड़ता है, वो ओके करता है तब वो तीसरा दरवाजा खुलता है, तो नहीं। बहुत फायदेमंद है, मैं ऐसा नहीं बोलने जा रहा हूँ ना, आप समझिए बात। अर्जेंसी होगा तो वो भागते हुए दौड़ते जा रहा है, 3-3 दरवाजा आ रहा है, उतने में वहां पर नुकसान हो जा रहा है, तो बट स्टिल इट सेव्स लाइफ। तो इसलिए सबके फायदे नुकसान दोनों है, लेकिन एआई इज नाउ एवरीवेयर। तो आपको देखने मिलेगा किसी भी चीज को आज के डेट में रिसेंट डेवलपमेंट पढ़ने जाएंगे, कोई भी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में तो एक्सट्रीमली एआई काम करता है, यू नो दैट ऑलरेडी। एनीवेज, इसमें से अगर कुछ लिखने लायक लगता है तो लिख लीजिए 5 मिनट में, नहीं लिखने लायक लगता है तो अगले टॉपिक का लिखने वाला को तो लिखते फिलहाल को फोटो के मत लेना, बंद कर दो। मतलब फॉन्ट साइज चल जाएगा ना पीछे से, अरे इसको देख के याद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत विजिबल हो जाए तो चलेगा, ठीक है। मुझे पता क्या है, इसलिए शायद लगा हुआ ठीक है। एनीवेज, दिस इज अ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। इससे पहले किसी ने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देखी है क्या? नहीं। कॉस्ट ऑडिट क्या है, ये जनरल सवाल पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती ना तो हम लोग को बहुत परेशानी होती। बताइए, बीइंग सीएमएस जो सबसे बढ़िया बेस्ट अच्छी टाइप के ऑडिट अगर आप कुछ करते हो तो वो क्या है? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास में वो सुपर पावर क्या है? कॉस्ट ऑडिट। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट जब इफेक्ट में आया तो ये पूरा फील कराया सबको कि स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होने से बहुत सारे फ्रॉड हो जाएंगे, धोखाधड़ी हो जाएगी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ छुपा जाएंगे, कि ये सारी चीजों को रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो सब एग्री किया, बोले हाँ ये सही बोलो। तो इस तरीके से हर जगह पे वो पास हो गया, हर जगह पे वो नियम भी बन गए कि नहीं स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा। करेगा कौन? चार्टर्ड। और कोई कर सकता है क्या? नहीं। इसके लिए अच्छी लंबी लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन और किसी को अलाउ नहीं किया गया। तो जब स्टैट्यूटरी ऑडिट उसका पावर है तो सीएस के पास भी कुछ पावर होना चाहिए, सीएमए के पास भी कुछ पावर होना चाहिए। बट क्या इसका मोटो वो पावर देना था? आंसर इसका मोटो था कि चेक किया जाए या कंफर्म किया जाए कि ये जो डिटेल बता रहा है वो डिटेल सही है। आपको याद होगा शायद, आपने कभी रिकंसिलेशन बनाया है क्या? कॉस्टिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट पता है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही इसका ये बहुत सारे शेड्यूल्स के बारे में बात करेगा, लेकिन एक खास चीज है जो हम लोग यूं ही बनाया करते थे और अब जाके कोई आप रियलिटी में जब कोई कॉस्ट ऑडिट देखेंगे ना तो आपको सबसे एंड में अगर एक अच्छी चीज मिलेगी तो वही है जो आपने बहुत पहले थ्योरी में पढ़ के जिसके मार्क्स लगे। बहुत छोटा है, मैं बड़ा कर दूंगा उसको, बट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जिसको हम बोलते हैं रिकंसिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल P&L एंड कॉस्टिंग P&L। एक्चुअली कॉस्टिंग P&L नाम की कोई चीज होती नहीं। व्हाट इज कॉस्टिंग P&L? कॉस्टिंग P&L कुछ नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट तो एग्री करता है, ये हम जानते हैं ऐसा कुछ होता है, हम लोग तो यही पढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते हैं लेकिन P&L में तो रहते हैं। तो इसकी वजह से कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ऐसा कोई चीज निकाला जाए और फाइनेंशियल P&L जो आएगा उसमें हमेशा डेबिट
हमेशा देयर विल बी। तो कॉस्टिंग के थ्रू P&L निकालना हमारा मोटो था भी, हमारा मोटो नहीं था ये। लेकिन कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कैसे निकलता है? अच्छा, आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो सबने पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है? सिंपल, कि आपने एक डेबिट साइड में बहुत सारे खर्चे लिखे होते हैं, क्रेडिट साइड में आपने बहुत सारी इनकम लिखी होती है, और दोनों का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एकदम इजी ना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से ये खर्चे सर, ये इनकम है, ये नेट प्रॉफिट। कॉस्टिंग में ये प्रॉफिट निकालने का तरीका एकदम अलग है। कॉस्टिंग क्या बोलता है सुनिए, क्योंकि अब आपको कॉस्टिंग P&L अगर कोई चीज होती है तो कैसे आती है तो वो बता रहा हूं। सामान बनाया, मैं कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या होता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप जब सारे लोग उस साइड खड़े हैं और मैं इस साइड आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा प्रोडक्शन किया क्या? आप बोलेंगे हाँ, तो मैं बोलूंगा कितना किया? तो आपने बोला सर 1 लाख टन। मैंने बोला लिख लिया 1 लाख टन। तो मैंने पूछा उसमें जो प्रोडक्शन किया उसमें कितना खर्चा हुआ? बोले बहुत खर्चा हुआ। तो बोले मेरे को ये सब से लेना देना नहीं, तुम मेरे को लेबर बताओ, तुम मेरे को ओवरहेड बताओ, तुम मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बताओ। ऐसे करके मैं जो कॉस्ट शीट में जो एक्सपेंडिचर्स लिए गए हैं, मैं वो सारे एक्सपेंडिचर्स आपसे पूछूंगा। तो आपसे पूछूंगा ये सब जोड़ के कितना हुआ 1 टन का? तो आपने बोला सर 500। तो मैंने बोला 1 लाख टन बनाया, 1 टन 500 रुपए में बनाया, तो 5 करोड़ रुपए हो। वैल्यू ऐसी होगा? कोई डाउट? अब मैं पूछता हूं आपसे बेचा कितने में? बेचा कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ बिका भी है, लेकिन पूरा बिका हो चाहे नहीं बिका, लेकिन बिका है ना। तो अगर आपका बिका है, जितना भी बिका है, कितने रुपए पर टन में बिका है? तो आपने बोला 900। तो 1 लाख टन अगर बेच दिया, 900 रुपए में बेच दिया, तो कितना आया? 9 करोड़ रुपए का सेल्स टर्नओवर। यानी मैं बोल सकता हूं वो जो 900 और ये 500 के बीच का जो गैप है वो क्या है मेरे लिए मार्जिन बोलेंगे। प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते यार, तो बिल्कुल कहानी डिफरेंट कर देते हैं। सपोज हम मार्जिन वर्ड यूज करते, तो दैट मार्जिन इज 400 रुपीज। तो मैं बोलना ही चाहता हूँ कि ये मेरे लिए कॉस्टिंग पीरियड, मतलब प्रॉफिट। कॉस्टिंग प्रॉफिट अगर किसी को बोलेंगे तो उसका मेथोडोलॉजी क्या है? क्या बनाया, कितना बनाया, कितने में बनाया, कितना बेचा, कितने में बेचा, दोनों के बीच में कितने का गैप है, उतना गैप शुड बी इक्वल टू आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ मल्टीपल एक्सपेंडिचर जो यहाँ नहीं काउंट होते, कुछ इनकम तो वहां काउंट नहीं होते। ये सारी चीजें मिला के नेट सही आना चाहिए। यहाँ ठीक है, मैंने बोला कि भैया मेरा कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से ये प्रॉफिट था। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में जोड़ी गई, जो यहाँ नहीं जोड़ी गई। वैसे ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो वहां माइनस किए गए, यहाँ नहीं किए गए। तो ये सब नेट करने से आना चाहिए ना उसका प्रॉफिट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी ऐसे ही टाइप का कुछ करते हैं। किसी भी रिकंसिलिएशन में ऐसे ही रिकंसिलिएशन होता है कि दोनों में जो गैप्स है, वो गैप्स को अगर मैं आप जोड़ दूं तो आएगा क्या? तो आना चाहिए, और तो आया तो सबसे, और जो नहीं आया तो फिर कॉस्ट बढ़ कर आपका गलत कि उसको बढ़ा, फिर देन वो आपको निकालने की कोशिश करेगा कि ये एरर आया। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दिखाना मेरा पर्पस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज आप थ्योरेटिकली करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, इट इज एवरीथिंग प्रैक्टिकल। ठीक है, ग्रैंड लेवल पे है, लेकिन है तो यूज, ऐसा तो नहीं कि इसका यूज है। ठीक, तो हम अपन बात करते हैं कि ये कॉस्ट ऑडिट करते कैसे, क्यों करना है। लेकिन उससे भी जरूरी है कि इसमें अलग ही तरीके की बुक्स की जरूरत है। जो आप नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो उससे थोड़ा डिफरेंट है इसमें बताने का तरीका। दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा, मैं इसमें जाने से पहले 2 अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, कुछ लोग चले गए तो मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। पहला क्या पूछा था? आइए, इन्होंने पूछा जो कोनिकल आर्क है वो 2200 डिग्री में क्यों पिघल जाता है। किसी के दिमाग में नहीं आया होगा तो अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं ये सोच रहा था कि कोई मेरे से ये पूछेगा कि ब्लास्ट फर्नेस की जो कवरेज है, ब्लास्ट फर्नेस की तो है ना आपके बाल्टी जैसा है, सिगड़ी जैसा है, तो उसका जो बाउंड्री है वो क्यों नहीं जल जा रहा। सिमिलरली कोनिकल आर्क क्यों नहीं जल जा रहा। तो ये सारे रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बने, इंक्लूडिंग जो आपका ब्लास्ट फर्नेस है ना, वो ब्लास्ट फर्नेस एक सर्कुलर आइटम है। उसका जो कवरेज है ना, उसका जो कवरेज है ना, वो हीट के हाईली रेजिस्टेंट ब्रिक्स से बने, उसको रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बोलते हैं। इट इज नॉट लाइक नॉर्मल, ये नॉर्मल ईटा नहीं, ये अलग तरीके की रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हम बनाते हैं। अगर आपको पता हो तो SRU करके यहाँ पे यूनिट,
जो बीएसपी के लिए ये रिफ्रैक्टरीज बना, इन्हीं रिफ्रैक्टरीज को हर फर्नेस की दीवारों में लगाया और इसकी एक लाइफ, तो 5 साल 6 साल में ये फिर पूरी बदलनी पड़ी, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि अगर बाई एनी चांस ये ब्रिक्स खराब रही या उसकी दीवार ऐसी नहीं रही, तब तो ये पिघलेगा नहीं, सिर्फ निकल भी जाएगा बाहर, तो जो बाहर खड़ा होगा वो एक्सीडेंट में मर जाएगा। और बहुत सारे लोगों को तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, जो लोग सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए ऐसे भी, और कुछ लोग बेचारे बैड लक के चलते, वो हॉट मेटल जहाँ हो रहा हो, चाहे जहाँ स्लैब गर्म हो रहा हो, ऐसी सारी जगह पे खोलते हुए में गिर गए, पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा, बॉडी का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो ना घर जाएगा, ना कुछ मिलेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, इतना डेडली है। तो इसीलिए ये सेफ्टी कंसर्न भी है। कोनिकल आर्क के लिए नहीं बोल रहा, कोनिकल आर्क भी उसी मटेरियल का बना हुआ है, ये सारे फर्नेस की जो दीवार है वो भी उसी से बनी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। केमिकल कॉम्पोजिशन में नहीं जा रहा है क्योंकि हाईली टेक्निकल है। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि वो जो वो ऊपर कचरा तैर गया देन वो कैसे हटना, यही था क्वेश्चन। एक्चुअली इसके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, 2-3 बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो स्पेशलाइज है इस काम। तो वो लोग ये टैपिंग होल से, ये जो जितना भी टैप होल के पास में आके आते हैं कचरा जमा होता है, ये इन लोगों को कचरा क्लीन करने का था, क्योंकि तुरंत एक के बाद टैपिंग नहीं होती, उसके बीच में देयर इज सम, उस ब्रेक में, उस हीट में दे डू दिस विद देयर टेक्नोलॉजी। आदमी जाके ऐसे नहीं निकालता ऑब्वियसली, बट दे डू। तो देयर आर मेथोडोलॉजी, देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर दिस थिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगे, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि आप अगर सुन रहे होंगे, उतने देर प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट कि सब रहे तभी इसका जवाब दिया जाए। एनीवेज, हम लोग वापस आते हैं इस पे, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट के रूल्स में जाओ तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के किसी भी नियम को फॉलो करो तो 4 चीजें सीखनी होगी यार, अभी क्या भी, जिसमें से एक का नाम है CRA 1, एक का नाम है CRA 2, और एक का नाम CRA 3, और एक का नाम CRA 4। सुना है क्या इस बारे में? देखा होगा ना, मालूम होगा? आप बोलते हैं तो बहुत सवाल है। बहुत सारे बार जो कुछ भी नहीं बता रहा होगा वो सेव हो जाता, बोलते वाले फंसा। मैं एक बार कोई एक सेमिनार लेने ना, पेरेंट्स टीचर का एक, मतलब जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत सारे सेमिनार करवाते हैं बहुत सारे स्कूल्स। तो मैं एक सेमिनार लेने गया, ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ, तो सेमिनार लेने गया था, तो वहाँ पे सेशन लिया मैंने। तो सेशन लिया तो किसी स्कूल के ना, बहुत अच्छे स्कूल के प्रिंसिपल भी बैठे, जो चेन ऑफ स्कूल के हेड। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे स्कूल में कुछ 9 टीचर हैं, उसमें से एक को प्रिंसिपल बना और एक को वाइस प्रिंसिपल बना, तो आप थोड़ा हेल्प कर दोगे, किसी मेथोडोलॉजी से इनका सिलेक्शन कर दोगे। तो अब ना बोलने का सवाल ही नहीं, तो मैंने उनको बोला बिल्कुल कर देंगे आप, GD या ये सब मेरा एरिया है। तो मैं उनको बोलने जाऊँ अगर ये वाली बात, तो फिर मैंने बोला ठीक है, काम करते हैं, ग्रुप डिस्कशन टाइप करा देते, उससे आई सिलेक्ट कौन बेस्ट पर्सन। तो उन्होंने मेरे लिए अरेंज करा। तब तक मैं समझा नहीं कि आदमी खुद क्यों नहीं कर रहा है। मैं बहुत खुश होकर गया कि हाँ, ही वांट्स मी टू डू दिस। तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी कैपेबिलिटी के लिए मिला था, तो आई गॉट फूल्ड बेसिकली। तो कोई कैपेबिलिटी से लेना देना नहीं था। मैं थोड़ी देर में पर्दा फाश, मैं वहाँ गया, वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, और सारे के सारे बैठे हुए थे, और सबका बैठने का जो एटीट्यूड है ना, आपने देखी है क्या पता नहीं, वो साउथ वाली मूवी के जो विलेंस होते हैं, सैट लाइक दैट, और एक हाथ ऐसा रखा हुआ है आगे टेबल पे, हाँ बताइए ऐसे। और मैं ये बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले की। तो मैं उस समय उनके हिसाब से एलू के अंदर, तो उनको लगा होगा कि ये कुछ करेंगे, उनको फील ही नहीं होता। उन्होंने वो आए, उन्होंने बोला कि ये सिलेक्शन, तो पहले तो उनको अच्छा नहीं लगा कौन सा बच्चा आगे सिलेक्ट करने के लिए। देन मैंने GD का मैंने सोचा सबसे इजीएस्ट टॉपिक रखते हैं, क्योंकि GD का मोटो ये नहीं है कि उस टॉपिक में किसको कितनी नॉलेज है, इफ यू नो दैट। जब आगे जाके ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे तो ग्रुप डिस्कशन का फंडा ही कुछ हो, उसमें कौन सा पर्सन लीड दे रहा है, कौन सा पर्सन आपको वे दिखा रहा है, किसके बोलने में कॉन्फिडेंस है, कौन एक टीम पर्सन, ऐसे करके कुल मिलाकर मेरे हिसाब से 11 आइटम होते जाए। तो मैंने बस पता नहीं क्या बुरा टाइम था मेरा, मैंने बोल दिया कि अरेंज मैरिज वर्सेस लव। मैंने ये टॉपिक क्यों डाला भगवान जाने। उसके बाद किसी एक आदमी ने, उसमें सबसे मॉडर्न आदमी होगा,
उसने सबसे पहले बोला कि बच्चों की पसंद बहुत जरूरी होती है जिंदगी, ये उसका पहला है। द मोमेंट ही सेड दैट बच्चों की पसंद सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसकी एक बेटी थी, फादर ऑफ अ डॉटर, दूसरा एक आदमी बैठा था, वो जो दूसरा आदमी जो बोला ना बच्चों की पसंद बहुत जरूरी होती है, उसका सरनेम और बहरहाल आई रिमेंबर टिल नाउ, मतलब कितना बड़ा झटका है मेरे दिमाग में। बहरहाल जी आपकी बेटी जब किसी के साथ भाग जाएगी ना तब आपको पता चलेगा। जब उसने ये बोला ना उसके बाद से जो लड़े हैं सब, भगवान कसम वो ग्रुप डिस्कशन है, वो जो चल रहा था वो इट वाज अ फाइट बेसिकली। और मैं बता रहा हूं आपको, जिस समय मैंने रोका ना सबको, उससे पिछले 30 सेकंड सिर्फ एक ही वर्ड में कंसिस्टेंटली सुना था, काट डालूंगा मैं, काट डालूंगा मैं, काट डालूंगा मैं, यही सुनता जा रहा है। 30 सेकंड में मैं बहुत घबरा गया, मैं बोला रुक जाइए, एकदम तुरंत सबको डिस्पर्स कर दिया। मैंने उनको बोला सबको तुरंत बाहर कर। उन 9 में से ना 2 लोग थे जो किसी के साइड में, वो ये भी ठीक लग रहा था उनको वो भी ठीक लग रहा था, या तो वो लड़ना नहीं चाहते थे, उनको पता था कि दोनों ही खतरनाक लोग हैं तो चुपचाप बैठे। वो 2 लोग बने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जो बाकी जो लड़ रहे थे उनको नहीं बनाना ये श्योर हो गया। वो 2 है ना, वो 2 में से एक आदमी था जिसने बीच में थोड़ा इंटरप्ट करके सबको शांत करने की कोशिश की थी, बिलीव की और नॉट बिलीव इट और नॉट, ही वाज बिकेम द प्रिंसिपल। तो मैंने उसको चुना है, क्योंकि मेरे पास और क्या ऑप्शन है, ये लड़ रहे हैं। अब मैं अगर किसी को जाके, और मैं उसको बोला सर ये लेटर है जो भी आप ट्राइब फाइल करोगे 1 घंटे बाद हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, उससे पहले तक आप ये लेटर देंगे। मैं 1 घंटे बाद जब वो बॉर्डर क्रॉस कर गया तब मेरे को थोड़ा ठीक लगा कि आप जान सेफ है मेरी। अब उनको पता चल भी जाएगी इसलिए, क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि प्रिंसिपल खुद क्यों नहीं डिसीजन लेना चाहता, उसको वहां रहना है भाई। तो वो सोचा किसी को बुलाता हूँ जो आके बोलेगा तो आप बोल पाओगे उसको जाने पर, वो तो वो पता है ना, मैंने नहीं डिसाइड किया। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ इसका कोई लेना देना कैपेबिलिटी से नहीं, भले कुछ होगा उस सेमिनार से, वो एक अलग बात है, बट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने ये टाइम जो चुप बैठा रहता है बच जाता है। ग्रुप डिस्कशन में तो डेफिनेटली ऐसा होता है। एनीवे जीडी से तो आप फिलहाल बहुत दूर है, तो जीडी पीआई की बातें फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये मत हो गया, चलिए ठीक में चला गया। हाँ, मैं पहले थोड़ा सा ऊपर जाकर आपको दिखाता हूं, अगर तो उसकी स्कैन सही रही तो फिर आगे बढ़ेंगे। किसी एक को थोड़ा सा ना बड़ा करके दिखाने की कोशिश करें, जो छोटे छोटे लिखे ना चीटी जैसे, उसी में से एक को बड़ा कर। आई विश ये थोड़ा समझ आए। बताना ना सबसे लास्ट पेज से दिखेगा तो। देखिए ये हेडिंग देखने से वैल्यू फिगर से अपने को कोई लेना नहीं। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो ना, तो दिस इज कॉल्ड एज अब्रिज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट। ये लिखा नहीं लिख रहा होगा तो मेरी बात सुन लेना, इट इज कॉल्ड एज अब्रिज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट। अब्रिज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट लिखा है और साथ में नेम ऑफ द प्रोडक्ट में लिखा है रेल्स, नेम ऑफ द प्रोडक्ट में लिखा है रेल्स। तो ये रेल्स की बात हो रही है। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ भी कैसे भी प्रेजेंट करते हो, लेकिन कॉस्टिंग रिकॉर्ड में हर चीज प्रोडक्ट वाइज प्रेजेंट की जाएगी, जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट। ये पहला बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे कोई पीएनएल वेंडल कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्ट है। ये हेडिंग वेडिंग सब आपको सब फिलहाल नहीं समझने की जरूरत है। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो जो ये आइटम मेरे जहां पे दिख रहा होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में, पर्टिकुलर्स में क्या लिखा अगर आप देखेंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरे को सबसे पहले यही जानना है, उस रेल बनाने के लिए कितना रुपए का मटेरियल कंज्यूम किया। मैंने अमाउंट को हटा दिया, मेरा फोकस होना चाहिए इस डिटेल में। क्या लिखा है? मटेरियल कंज्यूम। क्या क्या यूटिलिटीज, यूटिलिटीज क्या क्या यूज की, मतलब पावर वावर, ये अलग अलग सर्विसेज, पानी, क्या क्या यूज हुआ होगा वो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल स्टोर, रिपेयर मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। इस तरीके से फाइनेंशियल बुक्स में कुछ प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में होता है। ऐसा करते करते हम सारे खर्चे जोड़ के फाइनली कहां पहुंचे? फिनिश्ड गुड्स के कॉस्ट पे पहुंच गए।
और हम आगे गए तो हमने क्या देखा, उसको कुछ स्टॉक के एडिशन डिलीशन किए और हम फाइनली कहां पहुंचे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहुंच गए। और थोड़ी मेहनत की, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जोड़ दिए तो हम कहां पहुंचे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच गए। उसमें फाइनेंस कॉस्ट जोड़ दिया, फाइनली एमएसआर, ये है मेरा जितने में बेचा, बेचने वाले प्रोडक्ट को कितने में बनाया और बेचने वाले प्रोडक्ट को कितने में बेचा, उसको नेट सेल्स रियलाइजेशन बोल रहा हूं मैं। और ये दोनों का गैप क्या है, इसी की बात कर रहा था मैं। यहाँ प्रॉफिट ये सब वर्ड नहीं यूज करते हम लोग, वर्ड यूज कर रहे हैं मार्जिन। अब हो क्या था मन में, मैं रेट बेचा, उससे यहाँ मार्जिन रुपीस पर टन में भी आया और वैल्यू में भी आया। वैसे मेरे और बाकी प्रोडक्ट्स भी जितने लिखे थे मेरे सबका होगा, सबको जोड़ के मैं कहां पहुंचाऊंगा, वो कॉस्टिंग वैल्यू क्रिएट है। लेकिन मेरे को ऐसे क्यों दिखाना है, बहुत डिफिकल्ट टाइप का, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का दिखता है, अजीब सा दिखता है, इससे हम फैमिलियर नहीं है। यानी कि ये मेरे को कोई धमकी देके करवा रहा है। तो दुनिया में एक ही चीज है जो आपको धमकी दे सकती है, वो है एक्ट, फर्स्ट एक्शन। तो ये जो आपका CRA1 बेसिकली फॉर्मेट कि कैसे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया। तो दिस इज द वे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये पहली अच्छी चीज जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि CRA1, CRA2, CRA3, CRA4 ये 4 फॉर्म्स क्या होते हैं। तो CRA1 इज नथिंग बट अ बंच और ग्रुप ऑफ फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कॉस्टिंग। ये क्लियर है? लेकिन CRA2 एक फॉर्म है। अगर मेरे ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हुआ तो मेरे को कॉस्ट ऑडिटर को रखने के बाद विद इन स्टिपुलेटेड टाइम मेरे को पापा को बताना पड़ेगा। सारी दुनिया के एक पापा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैंने कॉस्ट ऑडिटर रख दिया। आप रखेंगे तभी जब कॉस्ट ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होगा कि नहीं मैं अगले बार समझा, थोड़ी देर से समझाता हूँ। लेकिन अभी अगर आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट रूल्स एप्लीकेबल हुए तो आपको कॉस्ट ऑडिटर रखना पड़ेगा, क्योंकि वही कॉस्ट ऑडिट करेगा। आप जिस कॉस्ट ऑडिटर को रखोगे इस बारे में आप किसको बताओगे, गवर्नमेंट को बताओगे। कौन से फॉर्म में बताओगे, CRA2। CRA1 क्या है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने का फॉर्मेट तरीका। CRA2 क्या है, गवर्नमेंट को बताएंगे CRA2 फॉर्म में ऑनलाइन गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमने कॉस्ट ऑडिटर रख लिया है। CRA3 क्या है, CRA3 इटसेल्फ इज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो उसमें जो भी फॉर्मेट में वो रिपोर्ट है वो CRA3 ही। और CRA4 क्या है, जल्दी बताओ। हाँ, जो मैंने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की है, ये गवर्नमेंट को बताना है कि ये है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। आपके पास कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आने से नहीं होगा। आपने शुरू में बताया ना उनको कि हमने कॉस्ट ऑडिट कर रखा है, तो बताना पड़ेगा ना तो उसने क्या किया है। तो वो जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देगा आपको, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा थ्रू CRA4 फॉर्म। बेसिकली 4 स्टेप है, हम उन स्टेप के डिटेल्स में जाएंगे फटाफट और ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अभी के लिए व्हाट इज CRA1, फॉर्मेट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। CRA2 क्या है, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू। CRA3 क्या है, इटसेल्फ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। CRA4 क्या है, इंटीमेशन या प्रोवाइडिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू। कंसेप्चुअली क्लियर है? मैं ये चारों फॉर्म को ऐसे हटा देना, लिखा हटा देना। तो इससे तो ये समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट तो फिलहाल ये हो गया कि कॉस्टिंग रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करना है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, देयर इज रूल। कॉस्ट ऑडिट मुझे कराना है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, अगेन देयर आर थ्रेशोल्ड लिमिट्स जिसके बेसिस पे मुझे पता चलेगा। बट ये सारी चीजें देखने के 2 तरीके हैं, या तो मैं रखूं और या तो मैं प्रैक्टिकली समझ लूं और जिसके बाद मुझे कभी देखना ही ना पड़े बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ एग्जाम बुक्स में क्या लिखना है, या कैसे कैसे कितने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करने से मैं ये मान लूं कि मेरे को कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है या फिर कॉस्ट ऑडिट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट एक ग्लिम्स दिखाता हूं, इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये रहा कॉस्टिंग रिकॉर्ड। सिंपल सा फंडा है कॉस्टिंग रिकॉर्ड का। क्या बोलता है, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं, ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्या लिखा हुआ है, 35 करोड़। 35 करोड़। लेकिन बहुत ट्रिकी लाइन है, बहुत ट्रिकी लाइन। जब कॉस्टिंग रिकॉर्ड रूल्स वगैरह आए ना,
तब उसने बोला कि ये कॉस्ट ऑडिट कराएगा, तो उसने हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे अदर कंपनीज हो सबको ना 3 हिस्से में बांट दिया। एक को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड सेक्टर, एक को बोलते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, और एक सेक्टर के प्रोडक्ट्स को हम लोग टेबल ए प्रोडक्ट्स बोलते हैं और एक सेक्टर के प्रोडक्ट्स को हम लोग टेबल बी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मैंने रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड नहीं बोलूं, मैं टेबल ए टेबल बी बोलूं, ठीक। यानी हम बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट या तो टेबल ए में दी हुई चीजें बनाते हैं, या जैसे कब टेलीकम्युनिकेशन वगैरह को मान लीजिए, मैं स्टील सेक्टर को सपोज मैं टेबल बी के प्रोडक्ट्स में, या मैं दोनों में नहीं, यही देखकर यही बस थोड़ा सा फंस जाता हूं, क्योंकि आप सोचते हो कि हर चीज टेबल ए टेबल बी में आता है, नहीं यार, टेबल ए की लिमिट है, टेबल बी की लिमिट है, टेबल बी के एंड में नहीं लिखा हुआ है अदर्स, ये स्पेशल, टेबल ए की स्पेसिफिक लिस्ट, टेबल बी की स्पेसिफिक लिस्ट, यानी इसके अलावा भी कोई कुछ कर रहा होगा ऐसा पॉसिबल है। तो जो ना टेबल ए में आया ना जो टेबल बी में आया वो कहां चला गया, टेबल ऐसा हो टेबल, या तो टेबल ए में है, या तो टेबल बी में है, या तो कहीं नहीं, या टेबल से गिर गया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, बुक्स मेंटेन करने के लिए ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा टेबल ए टेबल बी की लिस्ट है, आपने 50 बार देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो आप जान लीजिए, देयर इज रेगुलेटेड सेक्टर, देयर इज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। मैं थोड़ा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के ना एकदम आखिर में लेके जा रहा हूं। आप नोटिस कर रहे हैं कि अदर्स करके कुछ नहीं लिखा हुआ, एनीथिंग अदर देन टेबल ए ऐसा नहीं लिखा हुआ, यानी हर चीज स्पेसिफाई की हुई, हर चीज स्पेसिफाई की हुई। तो ये जो स्पेसिफाई किया हुआ है उतना ही है टेबल। तो टेबल बी के बाहर भी अगर कुछ हुआ तो क्या होगा, अदर्स, ना वो टेबल ए है ना टेबल बी। अच्छा, आपने नोटिस किया क्या सेटा हेडिंग लिखा हुआ है? अभी जो मैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहा था उसमें भी सेटा हेडिंग लिखा हुआ है। तो हमारे को जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट ऑडिट करा रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट के सामने मेरा ये सेटा हेडिंग लिखा है। ये उसको मैंने क्लोज कर दिया फाइल को, क्लास में दिखाता हूँ वापस। बट एनीवेज अभी फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने की। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस्टिंग रिकॉर्ड। क्या बोल रहे हैं, कॉस्टिंग रिकॉर्ड कब मेंटेन करना पड़ेगा, जब ओवरऑल टर्नओवर, मैं पहले ना सिर्फ इतना लिख रहा हूँ जो उसने लिखा, ओवरऑल टर्नओवर या तो बराबर रहे या तो एक्सीड करे कितने को, 35 करे। ये किसके लिए जरूरी है, सिर्फ कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन, ठीक। अब इसके आगे कुछ भी समझने से पहले हम सीधे चले जाते हैं यहां, ये देखिएगा जरा, ये 6 केसेस है ना। अभी थोड़े देर के लिए आप एज्यूम करिए कि हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो तीनों चीज बनाती है। तो उसमें बहुत सारे केसेस निकलेंगे, जो टेबल ए प्रोडक्ट्स भी बनाता हूं मैं, टेबल बी प्रोडक्ट भी बनाता हूं मैं, और अदर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं क्या आपको? मतलब मैं 3 चीज बनाने की बात कर रहा हूं, टेबल ए, टेबल बी। अब आप ध्यान से देखिए, कब मेरे ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का कंपल्शन। आप नोटिस कर पा रहे हैं, टेबल ए 5 करोड़, ये 20 करोड़ है, ठीक है, 5 करोड़ मैंने टेबल ए के प्रोडक्ट बेच दिए, क्लियर है ना, टेबल ए प्रोडक्ट, टेबल बी प्रोडक्ट। ये टेबल ए टेबल बी में लिस्ट दी हुई है ना, जैसे टेबल बी में स्टील आता है मान लीजिए, तो स्टील क्या कहलाएगा, टेबल बी प्रोडक्ट। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का भी मेरा काम है, तो टेलीकम्युनिकेशन से जो पैसा है उसको कहां क्लासिफाई करेंगे, टेबल ए प्रोडक्ट, ऐसे बोलना चाह रहा है। तो मैं टेबल ए में दिए गए जो प्रोडक्ट है उसको सेल करता हूं, तो वो जो मेरा टर्नओवर जनरेट होता है वो कितना है, 5 करोड़। टेबल बी का भी काम करता हूं तो वो कितना है, दोनों मिला के कितना हो गया, 15। अदर प्रोडक्ट कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, मेरे को क्या सिखाया आपने, 35 करोड़ या एक्सीडिंग। तो ये तो 35 करोड़ पहुंचा नहीं, तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड रिक्वायर्ड नहीं है हमारे लिए। श्योर है, एग्री कर रहे हैं, यानी 35 नहीं रीच किया, नहीं करना पड़ेगा। सीखने वाली चीज अभी सीखी नहीं है, अगले में सीखे। 5, 10, 15, 5 और 10 मिला के 15, 15 और 25, 40। यस और नो?
यस, इसका मतलब ओवरऑल टर्नओवर का मतलब समझ आएगा। ओवरऑल टर्नओवर का मतलब टेबल ए प्लस टेबल बी प्लस, सबसे खास बात यह है कि जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ओवरऑल, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं सारे टाइप के प्रोडक्ट्स के टर्नओवर कर रहा हूं। जो कि 35 करोड़ पहुंच जाए या एक्सीड कर जाए तो क्या करना कंपलसरी हो जाएगा? कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे? जो सीआरए मतलब कॉस्टिंग रिकॉर्ड वाला झंझट अब 2 मिनट का काम है, सीधे यही देखना है, सीधे ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो लिखा है ना 15 प्लस 19 34, तो यही कॉलम देखना, मेरे को कुछ देखना ही नहीं है। 34 मतलब 35 से कम है तो नहीं करना कॉस्ट रिकॉर्ड। 40 में करना है क्या? 35 के ऊपर सब में करना है, 40 में भी करना है, 51 में भी करना है, 51 में भी करना है, 109 में भी करना है, 101 में भी करना है। 35 के क्रॉस पांचों केस है, पांचों केस में क्या करना पड़ेगा? सीआरए 1 में बताए मेथोडोलॉजी से कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? अब बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट। अभी आपने कॉस्टिंग रिकॉर्ड की बात की है, उसमें और कॉस्ट ऑडिट में फर्क है। हम अभी बात करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट मेरे को कराना है या नहीं कराना है का छोटा सा मेथोडोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, पोस्ट कर देते हैं कॉस्टिंग रिकॉर्ड की, और मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसी पे आता हूं और ऊपर चला जाता हूं। ये है आपके कॉस्ट ऑडिट का फंडा। ये बोलता है रेगुलेटरी सेक्टर यानी टेबल ए प्रोडक्ट्स में अगर ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ पहुंचे या उसको एक्सीड करे, अभी सिर्फ ना इसको और इसको देखेंगे अपन, ये वो बाकी सब छोड़ देंगे, ठीक? सिर्फ इधर का लास्ट उधर का लास्ट। अगर टेबल ए प्रोडक्ट्स के केस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले साल, यानी जैसे 25-26 चल रहा है, मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं इसकी कॉस्ट ऑडिट करूंगा कि नहीं, तो 25-26 की कॉस्ट ऑडिट कब करेंगे? 26-27 में। साल चलते चलते तो कॉस्ट ऑडिट होगा नहीं ना भाई, साल के बाद ही होगा। तो मैं 26-27 में खड़ा हूं मान लीजिए, और मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि 25-26 में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल था या नहीं था, कैसे पता पड़ेगा? तो मैं 26-27 यानी 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक जो मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसमें मैं चेक करूंगा कि इसका ओवरऑल टर्नओवर कितना क्रॉस हो गया। 50 पहुंच जाए या क्रॉस हो जाए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अरे इसके आगे क्या और एरो डालो, फिर वो बोलता है कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विस और सर्विसेज 25 करोड़ या उसको क्रॉस कर जाए। दिस एंड दिस, नॉट दिस और दिस, दोनों में एक्ट में जमीन आसमान का फर्क है भाई। ये भी हो जाए और ये भी हो जाए तो कॉस्ट ऑडिट पक्का हो जाए, ठीक है? मैं एग्जांपल्स में अपने वापस वो 5-6 केसेस में आएंगे ना, तो ये 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप समझिए 50 करोड़ ओवरऑल, इंडिविजुअल प्रोडक्ट 25। क्या होता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का बताऊंगा, नहीं पता कोई दिक्कत है, अभी मैं बता दूंगा 5 मिनट में पूरा क्लियर। ओवरऑल कोई डाउट ही नहीं, ओवरऑल में क्या होता है मालूम है? ओवरऑल 50 करोड़, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 25 करोड़। टेबल ए के लिए थे, टेबल ए बी के लिए वो हो जाता है 50 हो जाता है 100 और 25 हो जाता है 50 नहीं। मैं कॉपी चेक करता हूँ मालूम, और जब मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ ना इसके आंसर में, मेनी पीपल फीड देयर ब्रेन लाइक दिस। उनको लगता है कि इधर 50 था, उसका आधा 25 है, तो उधर 100 है, तो उसका आधा 50 होता नहीं होता। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई एवर सीन व्हाइल चेकिंग द बॉक्स होती है। कल अपन बात भी कर रहे थे शायद थोड़े बहुत एग्जाम वाले उससे रिलेटेड, मेरे को लगता नहीं उसका समय आज बचेगा, बड़ा हेल्प है। ओवरऑल एनुअल टर्नओवर टेबल बी के केस में 100 करोड़ क्या एक्सीड होना चाहिए? इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विस और सर्विसेज कितना होना चाहिए? 35 और अबव। आपको समझ में आ रहा है कि मैं बार बार ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विस और सर्विसेज। मार्क्स लिख के नहीं आया। आपको मालूम है इंटर लेवल पे वर्किंग नॉलेज चाहिए, फाइनल लेवल पे एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए।
gap what examiner expects from. And this is the difference between an expert and non-expert. इसका एक ही तरीका है, किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका यही है। अगर मेरे को कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो उसको 10 बार बोलें। फिर आप जब किसी को अगले बार लिखने जाएंगे तो आपके दिमाग में आप ही की आवाज में थप्पड़ मारे। प्रोडक्ट लिखा तो आप थप्पड़ मार के प्रोडक्ट छूट जाए, फिर आप प्रोडक्ट्स लिखेंगे, सर्विस लिखेंगे तो सर्विसेज लिखेंगे। दिस इज द वे वी शुड राइट इन द एग्जामिनेशन। समझ आ गया? कोई भी चीज के लिए, मैं सिर्फ कॉस्ट ऑडिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल बात कर रहा हूँ। तो जब मैं बोलता हूँ तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट्स और सर्विस और सर्विसेज। अब तो मेरी आवाज सुनेगी पक्का है, आपकी आएगी नहीं आएगी नहीं मालूम, पर इस केस में मेरी पक्का है। तो टेबल ए के लिए कितना? 50 और मोर। इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में 25, टेबल बी में 100 और मोर, और पैरेलली 35 और मोर। ये दोनों को अपने छूट दे रहे। एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग कल बात कर रहे थे, उसका फायदा क्या है कि तूने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम किया तो तेरे को माफ किया जाए, इसको कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए नहीं बोला। दूसरा, अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोट करने वाली कंपनी हो तो भी आपको बढ़िया फायदा दिया मैंने, लेकिन बहुत मुश्किल है ना, ये इजी नहीं था। ये क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज ग्रेटर देन 75% ऑफ टोटल, मतलब जितना भी बेचा आप मान के चलिए उससे 75% से ज्यादा, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन लिखा इक्वल नहीं, 75% से ज्यादा का सेल फॉरेन रेवेन्यू लेके आ रहा है, तो आपको बोला कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ये एडवांटेज देना गवर्नमेंट के बहुत फेवर में होता है। आपको मालूम है, जो भी रूल्स नियम ये सारी चीजें जहाँ पे एग्री हो रही है, वहाँ पे आपको किसको प्रमोट करना है, ऑलवेज द की पॉइंट। इसीलिए इनकम टैक्स हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स, आपको हमेशा छूट वाले कुछ एरिया मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? ताकि बिजनेस भी साथ में बढ़ता चला जाए। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं वापस से इन दो, ये दोनों मैंने पढ़ लिया राइट। तो अपन लोग इन केसेस में आते हैं। या अभी आप नोटिस करिएगा, केस नंबर 1, टेबल ए टेबल बी मिला के 50 का। हम लोग कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को नहीं देखना है, ये अपन सीख ली, इसमें कोई डाउट नहीं है। 35 करोड़ को जैसे ही क्रॉस कर जाता है या 35 करोड़ टच कर जाता है, क्या हो जाता है? कॉस्टिंग रिकॉर्ड मैंडेटरी हो जाता है एज पर CRA 1। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि CRA 3 एप्लीकेबल है, तो CRA 3 की एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं। और हमने देखा कि भैया 2 चीज सिखाई आपने बोला टेबल ए के लिए नियम क्या बोला? 50 करोड़ ओवरऑल। फिर आपने इंडिविजुअल में पूरा 4 कहानी नहीं लिख रहा हूं, बट इट इज 25 करोड़। अगर यही चीज टेबल बी में है तो आपने क्या बोला? 100 करोड़। और सेम इंडिविजुअल में आपने क्या बोला? 35 करोड़ और मोर। ये सिंपल केस है ना। या अगर मेरे को सिर्फ टेबल ए कंपनी में बता दिया जाए तो बहुत आसान, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं सिर्फ टेबल बी कंपनी के लिए बताया जाए तो बहुत आसान, टेबल ए और बी जोड़ के भी बताया जाए तो भी मुश्किल है। लेकिन आपको जो केस है, सबसे डिफिकल्ट केस अगर वही होगा जहां पे अदर प्रोडक्ट भी मैं बेचता हूं। तो मेरे को बताइए, केस नंबर 1 में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? पूछ रहा हूं। नहीं, ओवरऑल में क्या लिखा हुआ है? 2 केस है ना, टेबल ए का एक केस है, टेबल बी का एक केस है। तो चलिए सस्ते वाले को देखते हैं, मतलब टेबल ए वाले को देखते हैं। कैसे देखा आपने इसमें? कैसे पता क्या है? अच्छा, ये जो 5 लिखा है, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। लेकिन एक चीज अच्छी उन्होंने बोली, क्योंकि मैं ये चीज पॉइंट आउट जरूर करता। सी, आपको जब ओवरऑल बोला है ना, तो आप टेबल ए वाले हो, चाहे टेबल बी वाले हो, चाहे किसी टेबल वाले भी ना हो, देखना ओवरऑल। सबसे पहले स्टेप में मेरे को ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि टेबल ए वाला पहुंच रहा है कि नहीं।
सबसे पहला चीज जो आप देखिए, स्टेप वाइज बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, चेक द टोटल रेवेन्यू। पहला स्टेप यही होना चाहिए, चेक द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है? यहां पहुंचे क्या? तो सोचना ही नहीं। नो CRA, नो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल। यहां तक ठीक है। प्रॉब्लम कब होगी? जब 35 पार होगा तब देखेंगे कि आगे की एप्लीकेबिलिटी कैसे है। लेकिन अगले वाले में 35 क्रॉस हो जा रहा है। आप नोटिस करेंगे अगर तो ये क्या हो जा रहा है? 40। क्या हो जा रहा है? 40 हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। ओवरऑल में किसी का भी लिमिट क्रॉस नहीं करना। ओवरऑल में किसी भी लिमिट को क्रॉस नहीं करना, 50 ना नहीं, ये पॉइंट नहीं है। अब आपको एक अच्छी चीज जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और यही ड्रीम है इस पूरे एक्सप्लेनेशन। जब ये ओवरऑल लिखता है ना, तो इट मींस A प्लस B प्लस अदर्स, राइट? जब ये इंडिविजुअल लिखता है तो इट मींस इफ दैट कंपनी इज ऑपरेटिंग इन बोथ प्रोडक्ट्स। अगर वो A में होती तो सिर्फ A देखते, B में होती तो सिर्फ B देखते, लेकिन मेरे वाले सारे केसेस में, टिपिकल सारे केसेस में इट इज ऑल A, B और अदर्स। मुझे देखना है कि A प्लस B प्लस अदर 50 क्रॉस किया क्या? A प्लस B प्लस अदर्स 50 क्रॉस किया क्या सेकंड वाले केस में? इंडिविजुअल में कितना बोल रहे हैं? 25, यानी A प्लस B मिला के 25 पहुंचा क्या? कॉस्ट ऑडिट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है? दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की, इज द रीजन। तीसरे केस में 10 प्लस 15 25, यानी A प्लस B टच करके क्या कर गया? A प्लस B टच करके, और अदर्स भी टच करके क्या, मतलब यहां पहुंच गए, ओवरऑल पहुंच गए 50, और A प्लस B 25 पहुंच गया क्या, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, मतलब कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने टेबल बी वाला को बी वाले को अभी तक टच नहीं किया है। नोटिस किया क्या आपने? जो भी यहाँ पे हुआ है अभी तक के वो सब क्या है? टेबल ए के कंडीशन सेटिस्फाई किए हैं, तो कॉस्ट ऑडिट किसका होगा? सिर्फ टेबल ए प्रोडक्ट्स का। यही ध्यान रखना। मैंने जरूर चेक किया, इसलिए मैंने नियम ये बना रखे अपने लिए कि ए और बी दोनों के क्लॉज लिखे एक तरफ। अब आप यहां से स्टार्ट करके और वहां तक जाइए, तो हम बात कर रहे हैं कि इस केस में हो क्या रहा है? टेबल ए प्लस बी मिला के 25 आ गया, यही तो है नियम। टेबल ए प्लस बी प्लस अदर्स मिला के 50 आ गया, लेकिन ये सब किसकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? तो कॉस्ट ऑडिट किसका होगा? सिर्फ ओनली टेबल ए प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी होगा। CRA 3 में सिर्फ टेबल ए वाले प्रोडक्ट्स के लिए ही इतनी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? केस 5-4 में बात जाऊंगा। केस 5, 20 प्लस 14 कितना है? हो गया क्या सेटिस्फाई? 34 प्लस 75 कितना हो गया? 50। ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई और नॉट? लेकिन क्या ये सेटिस्फाई? मतलब ओनली थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी आ रहा है। 6 केस देख लेंगे, उसके बाद एक बार और देख लेंगे ना, तो 100% क्लियर। ये क्लियर हुआ क्या? आखिरी केस, बेस्ट केस 20 प्लस 20 40, 35 क्रॉस है। सेटिस्फाइड? 40 प्लस 61 101, सेटिस्फाइड? ये भी सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड? टेबल ए प्लस टेबल बी दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट ऑडिट विल बी। एक केस छोड़ा, टेबल ए प्लस बी सेटिस्फाइड, ए प्लस बी प्लस अदर्स सेटिस्फाइड, नो कॉस्ट ऑडिट। अरे करोगे क्या? किसका कॉस्ट ऑडिट करोगे? टेबल ए प्रोडक्ट में तो 0 टर्नओवर, तो उसका क्या मार्जिन और क्या चीज? कुछ जीरो टर्नओवर का मतलब क्या होगा? मुफ्त में तो नहीं बेचा होगा, बेचा ही नहीं होगा, तो बनाना क्या है? क्या लिखोगे मार्जिन में? प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये जो पूरी कहानी अपन देख रहे थे थोड़ी देर पहले, लिखेंगे क्या वहां पे? तो उस केस में सारा कुछ सक्सेसफुल हो जा रहा है, लेकिन स्टिल कोई कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा।
टेबल ए प्रोडक्ट का, क्योंकि उसका टर्नओवर कितना था, ये खास पॉइंट। अब ये सारे केसेस में आपको नोटिस करने लायक बात सिर्फ इतनी है कि आपको याद रखना है कि जो नियम बनाए गए हैं उसमें क्या याद रखना है। टेबल ए के लिए जब ओवरऑल बोलता है तो उसका मीनिंग क्या है, ए प्लस बी प्लस अदर। इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विस और सर्विसेज बोलेगा तो मीनिंग क्या है, सेम गोज विद टेबल। और जिस टेबल की डिटेल वो सेटिस्फाई करेगा उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट की सारी CRA3 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर और नॉट? एक बार वापस शुरू से देख लेंगे। 5 + 10 15, किसी को भी क्रॉस कर रहा है क्या? 25 का छोड़ दो, क्योंकि एंड है, दोनों के दोनों सेटिस्फाई होंगे। एंड वाला सिनेरियो यहाँ पे कोई नहीं रहा है, +3 ये दोनों जोड़ के देखे 30 वो भी हो रहा है क्या? छोड़ दो। 5 + 10 15, 15 + 25 40, 35 वाला हो रहा है, लेकिन नीचे वाला नहीं हो रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों साथ में सेटिस्फाई करने, एक नहीं सेटिस्फाई करने, इधर और नहीं है, एंड है। तीसरा 10 + 15 25 टच कर गया, 15 + 26 51 टच कर गया, वो टच कर गया, टेबल ए वाले क्लॉजेस को टच कर गया, बी को नहीं छुआ, इसलिए कॉस्ट ऑडिट किसका होगा? सिमिलर केस 4 अब क्लियर है, आपको टच तो पूरा कर रहा है लेकिन टेबल ए प्रोडक्ट में 0 है, तो इसलिए यहाँ पे कोई कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। केस 5 टेबल ए टच कर रहा है क्या? यस। टेबल बी नहीं कर पा रहा है क्योंकि 34 मिल, दोनों को जोड़ने से टेबल ए का 50 भी क्रॉस कर जा रहा है और 100 भी क्रॉस कर रहा है टेबल बी का, लेकिन टेबल बी का दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, इसीलिए किसका होगा कॉस्ट ऑडिट? सिर्फ और आखिरी वाले में सारा सेटिस्फाई करेगा, ए का भी बी का भी, तो दोनों का कॉस्ट ऑडिट। क्लियर है क्या? याद रहेगा क्या? बट याद रखने का मेथोडोलॉजी शुड नॉट बी वो अदरवाइज है लॉजिक, मतलब जो भी होना चाहिए सिर्फ लॉजिक है, क्या आपको ये क्लैरिटी? क्योंकि ये जो टर्म है ये A + B + अदर से ये कहीं लिखा हुआ नहीं है उसके थ्योरी में, ये आपको देख के अपने से इधर एक्सेस करना पड़ता है जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो मैं वापस बस एक ही चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हेनेवर इट सेज ओवरऑल मींस एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट वेदर इट इज कवर्ड इन टेबल A और B और नन। तो अब से आपको एटलीस्ट थ्योरेटिकली लॉजिकली क्लियर होना चाहिए, थ्योरेटिकली तो दिया ही होता है, तो आपको क्लियरिटी रहनी चाहिए कि हाँ यार ये किस तरीके से बनेगा। जब ओवरऑल बोलेगा मतलब ओवरऑल, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स बोलेगा मतलब ए बी A प्लस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट मतलब A प्लस। अदर प्रोडक्ट तो अदर प्रोडक्ट तो कॉस्ट ऑडिट की परिधि में आएगी। हाँ तो अच्छी बात है, तो क्योंकि उसका टर्नओवर इतना ज्यादा है तो इतने बड़े मेजर तो भी वो जो इन टेबल्स में कवर होगा। सी नियम क्या बोलता है कि आपको कॉस्ट ऑडिट सारे प्रोडक्ट की नहीं करानी है, वो बता देता है या तो रेगुलेटरी सेक्टर में कॉल करते हो चाहे नॉन रेगुलेटरी, इसमें जितने आइटम्स है जितने प्रोडक्ट्स दिए हैं उतने में ही ये करना। अब हो सकता है फ्यूचर में जो अदर्स है, क्योंकि शुरुआत से इतने नहीं, धीरे धीरे बड़ा है, तो हो सकता है अदर्स से बहुत सारे धीरे धीरे कवर हो, बट फिलहाल नहीं, ठीक है जितना कवर होगा अपने लिए आगे अच्छा है, इनफैक्ट प्रैक्टिसिंग के लिए ज्यादा अच्छा है, अगर कोई एम्प्लॉई है उसको नहीं फर्क पड़ जाना है इससे। तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया कॉस्ट ऑडिट का। तो हम लोग ने सबसे पहले एक चीज नोटिस की कि हमने एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा। सी अभी इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ एक कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देखी, उस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में हमने एक चीज देख के समझी कि CRA ने एक्चुअली कहना क्या था। वो तरीका बताता है कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने, और जो तरीका बताता है कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का, उस तरीके से ही कॉस्टिंग रिकॉर्ड को कॉस्ट ऑडिटर को प्रेजेंट करना पड़ जाएगा। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि हर समय जब कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, जरूरी तो दोनों के नियम थोड़े से डिफरेंट है ना, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब ये दोनों के बीच क्लैरिटी रहनी चाहिए। मैं कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होना इज सेपरेट थिंग, कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने की कंपल्शन इज अ, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी कोई कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि सबसे टफेस्ट सिनेरियोज आपने तुरंत से देखे हैं और आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि हमको ओवरऑल बोलता है तो उसका मीनिंग क्या है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बोलता है तो उसका मीनिंग।
और कल मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, अगर आपको याद हो तो मैं बेयर एक्ट की बात करता, जो कल नहीं आया होगा तो नहीं पता, बट बेयर एक्ट की बात कर रहा था तो मैं यही बोलना चाह रहा था, द वे बाय विच आई एम टेलिंग थिंग्स लाइक प्रोडक्ट्स और ये सारा बेयर एक्ट का ही मामला, कुछ मिस नहीं होता, क्योंकि एक चीज़ मिस हो जाती है उसका नुकसान बहुत खतरनाक होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, आपको मालूम है कि अभी ऐसा होता है कि फांसी की सजा देते हैं, तो फांसी की सजा देने पर पेन तोड़ देते हैं, मालूम है? भगवान करे आपको कभी ना पता चले, लेकिन स्टिल मूवीज वगैरह में देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो अदरवाइज तो ये जो फांसी की सजा देते हैं, पेन तोड़ देते हैं, इसका फंडा है कि इनिशियली सबसे पहले जब लॉ रूल बुक्स लिखी गई थी ना, तब लिखा गया था द पर्सन शुड बी हैंग। तो एक जिसको लटकाया गया उसका वकील आके उसको उठा लेगा, तो इन्होंने बोला ये तो कंटेम्प्ट है, तो बोला नहीं है सर, आपने बोला द पर्सन शुड बी हैंग, तो पर्सन वाज हैंग, आई गॉट हिम बैक। फिर लैंग्वेज आपने चेंज किया, आपने बोला पर्सन शुड बी हैंग टिल डेथ, एंड क्योंकि वहाँ एक लाइफ लॉस होता है तो उसको पेन को तोड़ देते हैं, वो अगली बार किसी काम में नहीं आती वो पेन, ये नियम बनाया गया। बट सी हर एक्ट के लॉ के छोटे छोटे लूपहोल्स हैं, जिसके बाद भी वो एक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। तो जो बेयर एक्ट है, मैं पढ़ने बोलता हूँ, या बेयर एक्ट को समझ इसी का ही फायदा है उसको, क्योंकि आपको छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज को मिस नहीं है, जो आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट कैटेगरी में डाल दिया। तो फिलहाल के लिए अगर आपने टॉपिक वाइज बात करें, थ्योरी वाइज बात करें तो इतना ही है, लेकिन मैं आपको दो चीज बोलना चाहूंगा, कॉपीज क्लोज कर सकते हो आप। टॉपिक में मैंने कुछ और नहीं बताना, जितना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि कल मैं बात कर रहा था कि कुछ एग्जाम के प्रेजेंटेशन टेक्निक्स एंड ऑल से रिलेटेड हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो तब मैं सोच रहा था कि इसको 7:30 तक के रेस्ट्रिक्ट करके उसके आगे के 1.25 घंटे या 1 घंटे के आसपास कुछ यही काम करेंगे, बट उतना टाइम समय मिला है बिकॉज ऑफ सम ऑफिस इमरजेंसी आपकी कोई गलती। विल डू दिस श्योरली, कब पता नहीं, लेकिन एग्जाम से कम 2-3 महीने पहले करेंगे, तब आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। Presentation technique is something very different from whatever you have studied, how much work, hard work you have already done, इससे कोई लेना देना नहीं। Presenting something in examination is very much different। आपने कितना पढ़ा है वो एलिवेट करता आपका प्रेजेंटेशन है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कोई डाउट नहीं, बहुत मेहनत की, लेकिन एग्जाम में जब लिखने का वक्त आया तो ऐसा लिखा कि जो चेकर है या जो चेक करने वाला है वो फुल्ली क्या होता है, आप समझते हैं, इंप्रेशन समझते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन, तो ये तो हर जगह पढ़ता होगा ना, तो ये तो जो इवैल्यूएटर होगा उसमें भी पढ़ता होगा। तो जो पहला क्वेश्चन मैं चेक कर रहा होता हूँ, जिसके मार्क्स में दे रहा होता हूँ और वो बहुत बुरा दे रहा होता है, तो मेरे ऊपर भी तो आता होगा कि क्या खराब लिखा है, तो क्या ही लिखा है। ऐसे बहुत सारे कॉपीज आते होंगे जो बहुत अच्छे हैं, जिसको देख के मुझे लगता है कि यार उसके बाद कोई कॉपी देख के मजा नहीं, और बहुत सारी कॉपीज ऐसी आती है जिसको देख के लगता है कि इससे तो सभी ने अच्छा लिखा। दोनों ही तरीके की कॉपी देखता हूँ, बट चेकर शुड बी बैलेंस। तो ये सारी चीज़ें उतनी इम्पैक्ट अब नहीं करती, न्यू चेकर का तब थोड़ी बहुत फर्क डालती है, बट ये जो प्रेजेंटेशन टेक्निक है ये आपको स्टैंड आउट करती है। यानी आप जो भी मार्क्स सोच रहे होते हैं, हम लोग जनरली थ्योरेटिकल टॉपिक में सोचते हैं कि 50 मिल जाए तो बहुत, दिस इज द गैप बिटवीन अ गुड प्रेजेंटेशन एंड अ जनरल सोशल प्रेजेंटेशन। क्योंकि होता ये है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन टेक्निक बहुत अच्छी है तो फिर आप ऐसा नहीं सोचते, फिर आप सोचते हो 50 70 क्यों नहीं सोचते, क्योंकि जनरलिटी है हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि हो सकता है आपको से अगर कोई रैंक होल्डर हो गया या लाता हो गया, बहुत अच्छे नंबर आए, पहले रैंक नहीं टच किया होगा, उसको लगता होगा कि नहीं तो ज़्यादा, बट स्टिल यू नो बहुत सारे जगह आपको लगता होगा कि इससे ज़्यादा मार्क्स को मिल जाने चाहिए, लेकिन कभी कॉपी खुलवा ली होगी आपकी या दूसरे की कॉपी देख होगी, यू रियलाइज है आपको बहुत शॉर्ट सर्किट भी होगा, आपको लगता है यार थोड़ा और अच्छा लिखूंगा तो कितना बढ़िया हो जाता, क्योंकि अगर आपने गलत आंसर दिया तो पूरा कम है, लेकिन आपने आंसर सही दिया और मार्क्स कम लगता है, क्या फायदा हुआ यार कॉपी खुलवा के। अगर कॉपी खुला, आपने बोला मेरे को मार्क्स मिले 51, लेकिन मेरे को 60 क्रॉस हो जाना था, आई शुड हैव गॉट द एग्जेम्पशन, तो क्या होगा उससे, आप कॉपी देखेंगे अपनी, उसमें देखेंगे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको 2 मार्क मिले, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितने मैं 3 मार्क काटूं। मैं बोला तुमको ये बताने का राइट ही नहीं कि मैं तुम्हारी छोटी गलती के लिए 1 काटूंगी, 2 काटूंगी, 3 काटूंगी, हो गया तुम्हारा फिक्स। कर सकते हो लड़ाई, नहीं कर सकते, तो स्कूल टाइम करेंगे ना, आपके बाजू वाले की कॉपी भी दिखा दो यार तेरे को कितना दिया, फिर दोनों ले जाके टीचर को दिखा, मैडम इसको 1 दिया, मेरे को नहीं दिया, दोनों लड़ाई कर लिया, ऐसा तो नहीं है ना। प्रोफेशनल एग्जाम में तो फायदा नहीं मिलेगा, मेरा कहने का मतलब। तो स्टिल कोई समय कोई सेशन में डेफिनेटली ट्राई टू डू, क्या अगर किसी को बनता है तो जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स कहीं दिए, एक ग्रुप बना लीजिएगा, मेरे को इधर जोड़ लीजिएगा या बता दीजिएगा कि एक ग्रुप बनिए, सो दैट आई कैन कम्युनिकेट टू वन एंड दैट वन पर्सन शुड कम्युनिकेट टू अदर्स। इस तरीके से करेंगे। इनफैक्ट ये ग्रुप बना लेना, मैं शेयर करूंगा ना आपको कल वाले क्लास का कुछ
एक्सट्रैक्ट शेयर करूंगा बोल ही रहा था, या फिर मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आज के लिए। खैर एनीवेज, उसमें नंबर सबके लिखे हुए हैं, वो देख लेना, अपडेट कर लेना। मैं फोटो खींच लूंगा, देन आई विल मेक इट, या मैं सबको सेंड कर दूंगा। जितना टाइम आप डिवोट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इसके अलावा आपकी सबकी क्लासेस चल रही होगी शायद कहीं ना कहीं, तो आपको अब वो क्लासेस को छोड़ के, या किसी बहुत सारे लोग की तो क्लैश करती होगी मेरे ख्याल से इस बीच में, जिसमें आप नहीं जा रहे होंगे और आप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो उस बात के लिए मैं ये मानता हूँ कि आप अपना किसी और जगह का बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल छोड़ के आए हो। आई होप आई डिड जस्टिस टू यू, कि आपने जो छोड़ा वहाँ पे उसका नुकसान शायद आपको ना फील करना पड़ा हो, राइट? बट देन एट द एंड आई टेल यू वन थिंग, हम लोग बहुत सारे समय बोलते हैं कि भगवान सबको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। मैं बोलता हूँ आई हाईली डिसएग्री, ऐसा नहीं होता। भगवान सिर्फ सिचुएशंस देते, उसको अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट करें। बट सिचुएशंस को देखने का नजरिया दो तरह के लोगों का बिल्कुल डिफरेंट। या तो आप रिजल्ट वाले दिन में मेरे को बहुत सारे रीजंस बता सकते हो कि इस रीजन की वजह से इतने मार्क नहीं आए, उस रीजन की वजह से वो नहीं हुआ, और या तो उस दिन सिर्फ आप ये मेमोरी लेके जा सकते हो कि जितना सोचा था उससे कम भी नंबर आया तो भी इतना आया कि पास। तो इसका मतलब करना बहुत ज्यादा पड़ेगा। यही मेथोडोलॉजी, एकमात्र तरीका यही है सक्सेस होने। तो आपको जो भी मिला होगा, सिचुएशन होगा, हर कोई अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा इस वक्त। बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे पर्सनल टेंशन में भी होंगे, घर जाके साथ एक्टिवेट हो जाएगा वो टेंशन। बट देन व्हाट, ये सारी सिचुएशंस, एंड दैट सिचुएशन विल लीड टू सम गुड सर्कमस्टेंसेस इट विल वॉन्ट। सो आई जस्ट प्रोवाइड माय बेस्ट विशेस टू यू कि किसी भी सिनेरियो में आपको ये नहीं लगे, किसी भी सिनेरियो आपको ये नहीं लगे कि आप बहुत मुसीबत में फंसे हो और ये अटेम्प्ट आपका नहीं। बिकॉज मेरे को सिर्फ एक ही लाइन से प्रॉब्लम है, जब मेरे को कोई आके बोलता है सर ये अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, एक्सेप्ट एनी डिमाइस हैपेंड एट, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो भगवान की मर्जी है, किसी का आना चल जाना, बट बहुत रेयर केस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बहुत रेगुलरली सुनता हूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इस बार नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट मैं मेरे से पूछेंगे तो मैं सबको हाईली इंसिस्ट करता हूँ कि 2 ग्रुप दो, किसी एक ग्रुप का मार्क कम होगा तो दूसरे ग्रुप में कोई और मार्क उसको एडजस्ट कर लेगा। इंजन समझते हो, इंजन वो है जो ट्रेन को खींचता है। तो हर ग्रुप में अगर 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट है तो कम से कम आपके दोनों ग्रुप में एक एक इंजन होने चाहिए कि बाकी सब्जेक्ट में 45 भी मिले तो एक ऐसा होना कि उसमें 70 आना। वो इंजन बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना, और आपको लगता है कि कोई समय में आपको लगता है कि आप जितना पढ़ लिया उतना काफी होगा, आखिरी दिन तक नहीं हो, आखिरी दिन तक नहीं। उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा सुनते हैं और हम लोग उसको माइंड में भी रखते हैं, जस्ट सुनने के लिए नहीं सुनते, बट हम लोग सुनते हैं। बहुत अच्छा किसी ने लिखा है, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है न कहीं और तलाश कर, तेरी हर हसरत पूरी हो तो जीने में क्या मजा, जीने के लिए सिर्फ एक कमी की तलाश है, जीने के लिए सिर्फ एक कमी की तलाश कर। ये बेसिकली हमारे स्टूडेंट लाइफ में प्रोफेशनल कोर्सेज का 100% एप्लीकेबल। आखिरी मोमेंट तक फील ही नहीं होता कि कोर्स खत्म हो गया, क्योंकि जितना देर और मिल जाए ना उतने देर आप एक किताब, एक नोट या कुछ तो एक ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा कि याद आ जाएगा ना तो बहुत है, यही आ गया एग्जाम में तो मेरा क्या होगा। क्योंकि ना हम में से हर कोई ना कोई टॉपिक ना अंदर जानते हैं आप कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, और आप उसको आज ध्यान नहीं दे रहे। मैं श्योरली बता रहा हूँ, जिसका एग्जाम अभी जून में भी है ना, आपको आज जितने भी टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा या किसी तरीके से नहीं आए तो अच्छा हो जाए, या पेपर हाथ में आती है पहला चीज वही प्रे कर रहे कि इसमें से फलाना टॉपिक नहीं आए, तो मैं बता दूं आज वो दिन है जिसमें आप इस चीज को टेक केयर कर सकते हैं। आप हर कोशिश कर सकते हो कि वो जितने टॉपिक्स है ना, आप तो पक्का ही जानते हो, सबको मालूम होता है आप हंसने वाले, तो वाले को खत्म करना वाले, ऐसे छोड़ना नहीं, क्योंकि ये पक्का आपको बाद में काट लेगा। वो 99 में जाके सांप काटता था, बिल्कुल वैसे ही, यू नेवर नो। किस्मत बहुत अच्छी रही तो बहुत आगे वो आया नहीं कुछ, और खराब रही तो पक्का वही आया और बहुत अच्छे मार्क्स का आया, ऐसा हो सकता है। यार मैं ऐसा प्रे नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छे से सुना आपने, थैंक यू सो मच। ये बेटा तो इसमें चाहिए जैसे ये लाइट बंद नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर प्रॉब्लम नहीं है फोटो खींच सकते हैं सबके साथ, हाँ सर, बात है तो याद रहेगा।